फुल्ली करवा दीजिए। तो मैं वो क्रैश कोर्स लेकर आ गया हूं आपको, मिशन बैच, मेरा मिशन 2023 के लिए, जो 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी, और जो 24 में देंगे उनके लिए भी। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें, ये फिक्स है कि मेरे लेक्चर से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पॉइंट है। Center of mass is the point where its total mass is supposed to be concentrated. Center of mass क्या है, एक पॉइंट है जहां पे टोटल मास को एज्यूम कर लेते हैं या कंसंट्रेट कर देते हैं, जहां पे ओनली इफेक्ट होता है एक्सटर्नल फोर्स का। बिल्कुल अभी तक समझ में नहीं आया, अब आपको क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट जो बॉडी का टोटल भार को, यानी टोटल मास को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि उसका भार जो बॉडी का है टोटल, वो वहीं पर होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है, हम अगर आपको बोले कि इसका भार जो टोटल होगा वो कहाँ पे होगा, तो इसका जो भार होगा अगर यूनिफॉर्म है तो इसका भार कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर आप इसको चाहिएगा यहाँ से बैलेंस करना तो यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, मतलब इस टोटल बॉडी का जो मास जो है उसके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, इसके यहाँ पे सेंटर पे। तो जरूरी नहीं है कि हर एक बॉडी में उस बॉडी का मास को हम सपोज करें या कंसंट्रेट करें सेंटर पे। हम इस एग्जाम्पल, जैसे इस बॉडी है, इस बॉडी का कहीं एक ऐसा जरूर पॉइंट होगा जहां पे इस टोटल बॉडी का भार को यानी मास को हम कंसंट्रेट या जूम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए इसको बैलेंस करना स्टार्ट किया, इधर कर रहे हैं तो नहीं बैलेंस होने रहा है। एक ऐसा पॉइंट जहां पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस। यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस। यानी ये जो दिख रहा है, ये जो पॉइंट जो पॉइंट आपको जो दिख रहा है, ये पॉइंट का इसका बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास है, यानी जो उसका कोऑर्डिनेट हम निकाल देंगे वो उसका क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास। एग्जांपल से हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास, देखिए एक ऐसा पॉइंट जहां पे अगर बाहरी फोर्स लगाएंगे तो बॉडी शिफ्ट करेगा ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन सीधा रास्ता पे जाएगा। अगर आप देखिए, अगर यहाँ हम लगा रहे थे क्या करा, रोटेट, यहाँ लगा रहे थे क्या करा, रोटेट, लेकिन अगर इसके बीच में हम लगाएंगे तो क्या होगा आपका, सेंटर पे लगाएंगे यानी सेंटर ऑफ मास पे, तो क्या जाएगा, सीधा रास्ता, यानी क्या हो जाएगा आपका, यह ट्रांसलेशन करेगा। मान लीजिए कि अगर यूनिफॉर्म बॉडी है, इस तरह से मान लीजिए कि देख रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में। अगर इस तरह का रड भी अगर होगा तो इसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में। यानी इस तरह से जो भी देख रहे हैं, या सर्कुलर होगा, इसका भी सेंटर कहाँ पे होगा, बीच में। यानी देख रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म बॉडी रहते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे होगा। चलिए एक दूसरा डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। सेंटर ऑफ मास समझिए कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी को मास को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। जैसे किसी भी देश की राजधानी उस देश का सेंटर होता है, यानी किसी भी देश की जो राजधानी होता है उस देश का सेंटर होता है। चलिए अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास निकालना। जैसे एक मान लीजिए कि यहाँ पे दो मास है, m1 और m2, और इसका पोजीशन ओरिजिन से r1 है और इसका पोजीशन r2 है। अब हम बोलेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यानी जो इसका सेंटर ऑफ मास सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर आ गया तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा, ये तो r1 आपका यहाँ का है, ये बोल रहे कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन जो r होगा वो r क्या होगा, यानी RCM क्या होगा। तो RCM का जो फॉर्मूला आप लिखिएगा वो RCM क्या लिखिएगा, तो m1 पहला का मास इंटू पहला का पोजीशन प्लस दूसरा का मास इंटू दूसरा का पोजीशन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे आप वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिएगा पोजीशन वेक्टर को इस तरह से। तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हो गया, यानी RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोशिश करें कि वीडियो को साथ साथ याद करते चले, वीडियो देखकर एकदम याद ही कर ले। जो आपके एम्स 2009 में आप पूछे गए थे, टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg, पोजीशन दे दिया है इतना और इतना रेस्पेक्टिवली, तो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। मतलब मास दे दिया, m1 का वैल्यू दे दिया आपका 1 kg और m2 का वैल्यू दे दिया 3 kg। यहाँ पे पहला का पोजीशन वेक्टर दे दिया i कैप 2j कैप प्लस k कैप। खुद से आप सॉल्व करने की भी कोशिश करें, उसके बाद ही आप वीडियो को स्टॉप करके अब खुद से कोशिश करें सॉल्व करने का। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां से हमको RCM निकालना है, मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना है किसका, सेंटर ऑफ मास का। हम लगा देंगे m1
R1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये हम लगा देंगे फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिखिएगा M1 कितना है 1 इंटू R1, यानी क्या हो जाएगा 1 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो वैल्यू है वही हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ 3 इंटू इतना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 यानी 4। यहाँ से जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा i 2j प्लस k, यहाँ से हो जाएगा आपका 9i, यहाँ पर जाएगा 6j और यहाँ से हो जाएगा आपका 3k, इस तरह से डिवाइडेड बाई 4। आप खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि हम तो आपको देखिए, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जब भी ऐड होता है तो i के साथ ऐड होता है, तो यहाँ से आप i के साथ होगा तो 9i और i, यानी कितना हो जाएगा -9 और प्लस में i, यानी 8i माइनस में 2j और 6j, 2j प्लस में 6j माइनस में, यानी हो जाएगा 4j माइनस में, यहाँ k और 3k यानी हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाई 4, यानी आप जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो वहाँ से आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप, यानी जो आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर देंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक m1 मास है, m1 मास का कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है, m1 मास का मास दे दिया और कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है, m2 का मास दे दिया कोऑर्डिनेट दे दिया है, m3 का मास दे दिया कोऑर्डिनेट दे दिया है, mn का मास दे दिया कोऑर्डिनेट दे दिया है, मतलब सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम जिसमें कितना पार्टिकल है, n पार्टिकल सिस्टम को देख रहे हैं, n पार्टिकल सिस्टम का, उसका हम सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं। तो इसमें अगर आपको क्या सेंटर ऑफ मास क्या है, पॉइंट है, यानी कोऑर्डिनेट निकालना होगा कि XCM क्या होगा। XCM निकालने के लिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn, ये हो गया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, आप लिख दीजिएगा, यानी x कोऑर्डिनेट निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। पहला का मास पहला का कोऑर्डिनेट, दूसरा का मास दूसरा का कोऑर्डिनेट, तीसरा का मास तीसरा का कोऑर्डिनेट, इसी तरह से n पार्टिकल का मास और n का xn का कोऑर्डिनेट। उसी तरह से हमको अगर YCM निकालना हो तो YCM भी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डॉट 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 mn yn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। इस तरह से हम इसका भी निकाल लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में पूछा गया नीट का क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। 2 पार्टिकल मास है, 2 पार्टिकल वाले मास है, एक का मास 5 kg है, एक का मास 10 kg है, एक का मास 5 kg है और एक का मास कितना है 10 kg है रेस्पेक्टिवली। अटैच है दोनों एंड ऑफ रिजिड रॉड से और जिसका लेंथ है 1 मीटर। मतलब समझिए कि 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे मान लेते हैं 5 kg और कहीं दूसरा जो है जो एक रॉड के एंड पे अटैच है यहाँ पे कितना है 10 kg और रॉड का जो लेंथ है वो कितना है 1 मीटर है। कह रहा है कि बताइए सेंटर ऑफ मास क्या होगा 5 kg से। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं दिया है तो 5 kg से मान बोला निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे 5 kg को पहले ओरिजिन मान लेंगे, यानी हम खुद से अब कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। इस तरह से कोऑर्डिनेट हम लोग एक्सिस बना लिए, ये x हो गया, ये y हो गया। अब 5 kg वाला का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, यानी 0,0, क्योंकि अभी हम हाल फिलहाल ही देखे हैं कि अगर m1 का निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे m1 का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, m2 का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, m3 का कोऑर्डिनेट लिख देंगे और उसके बाद XCM निकालेंगे। सेम हम लोग क्या करेंगे इसमें भी वही करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब 10 kg वाला का भी क्या करेंगे कोऑर्डिनेट लिख देंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे है तो y 0 हो जाएगा और x कितना हो जाएगा 1 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 1 मीटर। इस तरह से हमने लिख दिए। अब चलिए हम निकालेंगे XCM। XCM क्या होगा, x एक्सिस पे है तो YCM तो फिक्स है, ये 0 होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि x एक्सिस पे उसका जो मास है उसको रखा गया है। तो क्या करेंगे हम, पहला का मास यानी 5 kg इंटू 0 प्लस m1 x1 प्लस m2 x2, मतलब मास 10 kg इंटू 1 kg डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, यानी आप यहाँ से आ गया, आप खुद से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। यहाँ से आ जाएगा आपका 2 बाई
2/3, यहाँ से आएगा 2/3, ये आपका मीटर में है। हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 200/3, यानी आपका लगभग, जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.66, मतलब समझिए कि आपका ये जो आएगा वो मीटर में आएगा। अब ऐसे कीजिएगा जैसे ये आपका आएगा तो किस में आएगा, मीटर में आएगा। यानी यहीं से आप डायरेक्ट सॉल्व करते थे आपको इतना आता, अब यहाँ से आप सॉल्व कर लिए तो आपका आ जाएगा कितना, 60 पॉइंट, इस तरह से आएगा आपको, 66 पॉइंट मीटर में इस तरह से आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 67, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। देखिए हम क्रैश कोर्स में आपको जो बता रहे हैं तो डायरेक्ट आपको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे कि उसको हम लंबराएं, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपको, तो कोशिश कीजिए कि समझने का। तो कंटिन्यूअस बॉडी किसको बोलते हैं, जैसे वहां तो पॉइंट पॉइंट मास था, यहाँ कंटिन्यूअस बॉडी, जैसे एक रॉड का देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास, तो सब क्या कंटिन्यूअस में आते हैं। तो कंटिन्यूअस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास का एक जनरल फॉर्मूला जो लिखते हैं वो हम लोग क्या लिखते हैं, DM, मतलब छोटा मास, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो गया, पूरा मास। इंटीग्रेशन का काम क्या है, जोड़ना, मतलब छोटा को बड़ा करना, इनटू उसका कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, ये नहीं लिखते ऊपर में m1 x1, तो उसी तरह से छोटा मास इंटू x, अब बाई टोटल मास, टोटल मास मतलब DM। वही अगर YCM लिखना होता तो YCM क्या लिखते हैं, YDM, मतलब वही लिखे YDM डिवाइडेड बाई DM, इस तरह से हम लोग लिखते थे। ये सेंटर ऑफ मास XCM लिखने का, YCM लिखने का तरीका है। चलिए एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एक यूनिफॉर्म रॉड का हम कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया ओरिजिन है, इस रॉड का लेंथ दिया था L और इसका मास दिया हुआ है M। अब बोला कि इसका बताइए कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। आप जानते हैं यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, इसका सेंटर जरूर फिक्स है, कहाँ पे होगा, बीच में होगा, यानी L/2 पे होगा। लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पे होगा। हम इसमें क्या करेंगे, एक x दूरी पे छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे। इस तरह से हम क्या किए, एक स्ट्रिप काट लिए जिसका लेंथ dx है, इस तरह से। तो इस स्ट्रिप का कुछ ना कुछ मास होगा, जिसका मास क्या बोल दिए, dm। तो यहाँ dm क्या होगा, हम जान रहे हैं कि l लेंथ में m मास है, मतलब क्या है, l लेंथ में m मास है, तो एक यूनिट लेंथ में क्या हो जाएगा, m/l होगा। तो dm जो dx लेंथ में कितना होगा, dx लेंथ में, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, m/l इंटू dx, यानी जो मेरा dm का वैल्यू आ गया m/l इंटू dx, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, लगा देंगे फॉर्मूला XCM इजक्वल टू, अब जो लिखे हैं XCM इजक्वल टू यहाँ देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, DM के जगह पे पुट कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ DM के जगह पुट कर देंगे m/l इंटू dx, इस चीज के जगह पे पुट कर दिए। उसके बाद m/l इंटू जो भी है m/l इंटू dx इंटू यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो देख रहे हैं x है, तो उस x को यहाँ न लिख कर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। हम यहाँ x का न लिखे यहाँ लिख दिए, और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है, dm है, dm का इंटीग्रेशन करेंगे, अगर नीचे का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। जैसे dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x हो जाता है, उसी तरह से dm का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। हम जान रहे हैं m कांस्टेंट है, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो लिमिट पुट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, 0 से लेकर लेंथ कहाँ तक वेरी करेगा, l तक, और यहाँ से हो जाएगा आपका x dx, यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ से आप जब इंटीग्रेशन कीजिएगा और नीचे क्या बच गया था 1/l, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा L/2, यानी जो XCM है वो आपको आ गया L/2। तो इस तरह से हमको अब याद रख लेना है, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है, L/2 पे। यानी अब डायरेक्ट याद रख लीजिए कि एक रॉड है, ये रॉड हुआ, इस रॉड का अगर लेंथ L है, अब मास m है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा, यानी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इस तरह से, यानी L/2 पे, इस तरह से। अब देखिए मतलब मिड पॉइंट पे होगा, कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे। अगर हम बोले कि एक यूनिफॉर्म बॉडी है तो मिड पॉइंट है, नहीं देख रहे हैं, मिड पॉइंट पे है। यानी अगर यूनिफॉर्म बॉडी दे देगा, जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर ही दे दिया, तो अब बोल दे कि स्फीयर में क्या होगा, मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक स्फीयर ही दे दिया, अब बोला इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो इसका सेंटर क्या होगा, उसके बॉडी के सेंटर पे। अगर मान लीजिए कि एक स्क्वायर ही दे दिया, ये देख रहे हैं स्क्वायर दे दिया, चाहे मान लीजिए पैरेललोग्राम दे दिया, तो इसका कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे। यहाँ पे जो देख रहे हैं उसके कहाँ पे होगा, उसके सेंटर पे, यानी CM क्या होगा, सेंटर पे। चाहे पैरेललोग्राम दे दिया, पैरेललोग्राम का कहाँ होगा, तो जहाँ पे उस दोनों डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी वहाँ उसके सेंटर पे। चाहे मान लीजिए आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से दे दिया, आपका ट्रायंगल दे रहा है इक्विलेटरल,
तो इसका कहाँ पे होगा, उसके सेंट्रोइड पे, उसके कहाँ पे होगा, सेंट्रोइड पे, यानी जो देख रहे हैं यहाँ पे हो गया इसका सेंटर ऑफ मास। इस तरह से तो हम देख लिए कि जो यूनिफॉर्म रहेगा तो उस बॉडी के कहाँ पे होता है, सेंटर में। जैसे हम बता ही दिए थे कि किसी भी देश का अपना राजधानी होता है, उसी तरह से यहाँ सेंटर ऑफ मास है। नेक्स्ट एक और टाइप करते हैं। नेक्स्ट एक और टाइप क्या है कि मान लीजिए कोई एक m1 मास है, एक m2 मास है, एक m1 मास है और एक m2 मास है, और यहाँ से इस दोनों का दूरी r है। अब इस यहाँ से यहाँ का दूरी r है। अब इसका कहीं पे सेंटर ऑफ मास आ गया। मान लीजिए दोनों का मास इक्वल नहीं है, यहाँ से r1 दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास, ऐसे r2 दूरी पे। तो अगर हमसे पूछते कि पहिलका मास से कितना दूर पे सेंटर ऑफ मास होगा, यानी r1 बताना है, तो r1 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि उसके जो दूरी है उस दूरी को उस दोनों के मास के सम से डिवाइड कर दीजिएगा। पहले हम आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं। अगर हमसे पूछ रहा है पहला से मतलब पहलका मास से कितना दूर पे, तो हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे m2 को, ऊपर में कर देंगे m2। वही अगर r2 पूछ देता तो क्या लिख देते, m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे क्या लिख देते, m1 लिख देते। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई मास दिया हुआ है 10 kg और यहाँ पे दिया हुआ है 5 kg। ये प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन है, और इस दोनों के बीच का मान लीजिए दूरी है 1 मीटर। अगर आपसे पूछ दे कि इस यहाँ से मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है 10 kg से कितना दूरी पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी 10 kg से पूछ रहा है, यानी r1 पूछ रहा है, 10 kg से पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिएगा कि उसका टोटल दूरी कितना है 1, और उसको दोनों के सम मास के सम से डिवाइड कीजिएगा, यानी 10 प्लस 5 15। अब पूछ रहा है हमको पहले 10 kg से हमसे पूछ किससे रहा है, 10 kg से, मतलब यानी समझ रहे हैं आपसे पूछ रहा है कि 10 kg से कितना दूरी पे होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 5 kg, यानी कितना हो जाएगा 3 बाई आपका यहाँ कितना 1/3, यहाँ से आ जाएगा आपका मीटर। इस तरह से अगर वही उससे पूछता 5 kg से पूछता, यानी r2 पूछता, तो 1 बाई क्या लिख देते 15 इंटू 10, यानी 2/3। इस तरह से आप लिख देते। देखते हैं, मान लीजिए कि इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास m है, और ये जो छोटा वाला दिख रहा है उसका स्मॉल m है। तो अब हम आपको बोल दें कि बताइए इसका टोटल सेंटर ऑफ मास क्या होगा। मतलब यहाँ 2 पार्टिकल वाला सिस्टम है, यानी ये रिंग दिया हुआ 2 रिंग है, एक ये रिंग हो गया अलग, और एक छोटा वाला जो रिंग दिख रहे हैं ये रिंग हो गया वो अलग है। इसका जो रेडियस है वो रेडियस इसका कुछ दिया होगा, चाहे मान लीजिए इसका कुछ दिया होगा, उससे हमको कोई मतलब भी नहीं है। हम क्या करेंगे, इस बड़ा वाला इसका हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो पहले दोनों मास का सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सेंटर ऑफ का कोऑर्डिनेट, ये जैसे रिंग है तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो ये होगा 0,0। और उसके बाद हम इसका निकाल लेंगे। तो ये देख रहे हैं कि इस कौन सा एक्सिस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए a, आ गया, मतलब y एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव, इस तरह से। अब हमको XCM निकालना हो तो क्या लिख देंगे, m बड़का मास और इसका कोऑर्डिनेट 0 प्लस छोटका मास इंटू इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, XCM निकाल लेंगे, माइनस ऑफ MA अब बाई बड़का मास इंटू छोटका प्लस छोटका मास। उसी तरह से YCM निकालना होगा, तो m बड़का m इंटू 0 प्लस छोटका m इंटू a डिवाइडेड बाई बड़का m प्लस छोटका m, यानी यहाँ से आ जाएगा MA इस तरह से। अब हम एक कैविटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। कैविटी का कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, सपोज करते हैं जैसे मान लीजिए कि आपको एक बॉडी इस तरह से दे देगा, और इस बॉडी में कैविटी का कॉन्सेप्ट कहेगा। मतलब सपोज कीजिए कि यहाँ पे इस तरह से एक कैविटी है, यानी ये पूरा बॉडी भरा हुआ है और उसमें समझिए, और बाकी जो है इतना दूर खोखला है, यानी आपका एक कैविटी वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, मान लीजिए सपोज कीजिए डिस्क है, आपका डिस्क देख रहे हैं, और इसका रेडियस जो है वो आपका रेडियस बड़ा आर है इस तरह से, और इसका जो रेडियस है उसका रेडियस स्मॉल आर है। अब बोल देगा कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से पहले मान लेंगे। इस तरह से क्या किया, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेंगे।
वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट, और ये हम जानते हैं कि इसका मास जो है डिस्क का मास m है, और इसके मास के बारे में कॉन्सेप्ट हमको अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे उसका मास, किसी तरह से हम निकाल लेंगे। और वो मास कैसे निकालिएगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये पूरा रहता, ये पूरा फुल रहता, तो मास कितना है r रेडियस में, तो हम क्या करेंगे, मास पर यूनिट पहले निकाल लेंगे इस तरह से, कितना एरिया में है पाई आर स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे, मास बाई पाई आर स्क्वायर करके उसके मास पर यूनिट एरिया करके हम क्या निकाल लेंगे, मास पर यूनिट एरिया निकाल लेंगे, और उसमें हम छोटका जो डिस्क है उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मास आ जाएगा, यानी इसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। इस तरह से हम लोग मास निकाल लेंगे, यानी यहाँ से आप मास निकाल लीजिएगा। उसके बाद अगर हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका सपोज कीजिए कि इसका जो आपका रेडियस है, ये जो रेडियस यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं वो कितना है, स्मॉल आर, वो जो रेडियस है स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ टोटल जो है वो टोटल कितना है, कैपिटल आर। तो इसका सेंटर से इसका जो दूरी होगा वह दूरी कितना होगा, तो ये जो दूरी देख रहे हैं, तो ये दूरी मेरा हो जाएगा, ये दूरी बड़का आर माइनस छोटका आर, यानी ये दूरी यहाँ से यहाँ का आ गया। अब हमको निकालना है वाई सी एम, तो वाई सी एम कैसे निकालेंगे, m यानी जो ये जो टोटल मास लिए थे इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, तो बड़का मास गुने 0 प्लस, यहाँ जो हम लिखते थे प्लस, यहाँ पे प्लस ना लिख के माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कैविटी का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम क्या किए कि पूरा को कंसीडर कर लिए थे कि पूरा मास भरा हुआ है, तो हमको क्या करना है कि पूरा के मास का सेंटर निकाल के और उसमें से इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो हम क्या करेंगे, इस मास को किस में ले लेंगे, नेगेटिव में, और इसका कोऑर्डिनेट लिख देंगे हम लोग y वाला। तो y कोऑर्डिनेट इसका क्या जाएगा, x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, इसका जो लिखिएगा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, लेकिन y क्या हो जाएगा, बड़का आर माइनस छोटका आर, यानी बड़का आर माइनस छोटका आर डिवाइडेड बाय टोटल मास में से जो हम सपोज किए थे इसका मास कुछ लिए थे, तो उस मास को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर समझाते हैं आपको। मतलब आपको करना क्या है, जैसे हम सपोज कीजिए कि पूरा बॉडी है, अब इसमें से इतना हम कैविटी ले लिए, इतना क्या है, खोखला है, खोखला है, तो समझिए कि कैविटी को क्या करना है, उसको भर देना है। अब हम क्या किए, इसमें प्लस मास भी ले लिए और माइनस मास भी ले लिए। अगर हम इतना मास इसमें रख देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो टोटल मास हो जाएगा। हम क्या किए, इसमें प्लस माइनस दोनों क्या किए, ऐड कर दिए, इसमें अगर प्लस कर दिए तो ये पूरा भर दिए। मतलब हम आपको बोल रहे हैं कि बॉडी है, इसमें से हम 2 kg हटा दिए, 2 kg इसमें खोखला है इस तरह से। तो हम क्या किए कि हम तुमको बोले कि एगो इतना मास आपको जोड़ देना है और इतना मास भी उसमें घटा भी देना है, तो उसको करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से हम लिख दिए। तो हम इस मास को यानी 2 kg को इसको पूरा कंसीडर करके हम सेंटर ऑफ मास निकाल लिए। मतलब क्या किए कि वाई सी एम जब निकाले थे तो टोटल का मास बॉडी का उसका सेंटर से हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई माइनस, जैसे हम इसको टोटल लेके किए तो इसको तो हमको माइनस करना होगा, तो माइनस एम इंटू जो रेडियस लिए ओ उसका डिवाइडेड बाय जो अभी देखे हैं पीछे वाला जो देखे हम इस चीज को हम क्या किए, लिख दिए, यहाँ से हम क्या किए, लिख दिए। तो उसी को लिख दिए, मतलब समझिए कि जो कैविटी को क्या कर देना है, बस माइनस कर देना है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखिए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्ससीएम निकालना रहता था तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट हम क्या लिखते थे, m1 x1 प्लस m2 x2 इस तरह से डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और चाहे पोजीशन वेक्टर के टर्म में क्या लिखते थे, RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इस तरह से हम लोग लिखते थे। अगर हमको लिखना है VCM यानी RCM बाई dt, उसको क्या कर देंगे, हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जैसे ही डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ से r1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, dr1 बाई dt यानी v1, ये क्या हो जाएगा m2 v2, मतलब दूसरका का वेलोसिटी, अगर दूसरका का पोजीशन वेक्टर कर रहे थे दूसरका का वेलोसिटी पहला करेंगे तो पहला का डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सेम उसी तरह से अगर ACM निकालना हो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 बाई m1 प्लस m2। सपोज जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि m1 मास है, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 मास है जो v2 से जा रहा है, तो उसका अगर पूछ दे कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो m1
पहले का वेलोसिटी से गुना कर देंगे प्लस दूसरा का मास को दूसरा का वेलोसिटी से गुना कर देंगे डिवाइडेड बाय मास कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। EI ट्रिपल में पूछा हुआ है, IIT में भी पूछा हुआ है, इस सब में आप देख लीजिएगा, आपको वहां से भी बन जाएगा। एक में आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आना ही है तो आना ही है। नीट 2023 में क्वेश्चन आना है तो आना है, हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। देखिए एक्सटर्नल जो फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे जो हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो लिखते हैं हम लोग क्या, मास इनटू यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन यूज करते हैं वो किसका लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखेंगे हम लोग। तो यदि आपको बोल दिया जाए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए जीरो, मतलब बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, याद रखना है वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। यानी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो सेंटर ऑफ जो मास का जो वेलोसिटी होगा वह रहेगा कांस्टेंट, और उसको जो सेंटर ऑफ मास होगा और रेस्ट में होगा। यदि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा वह हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। जब इंटरनल फोर्स के कारण, यानी सेंटर ऑफ मास जो इफेक्ट जो होता है वो इंटरनल फोर्स का इफेक्ट नहीं होता है। ऑलरेडी हम आपको डिफिनीशन में ही बताए थे कि सेंटर ऑफ मास जो ओनली इफेक्टेड जो होता है वो किसके कारण इफेक्ट होता है, सिर्फ उसके एक्सटर्नल फोर्स के कारण। इंटरनल फोर्स से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब अगर इंटरनल फोर्स लग भी रहा होगा तो उसके इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। चलिए हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। दो पार्टिकल है विच आर इनिशियली एट रेस्ट, दोनों क्या रेस्ट में है, मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ इंटरनल एट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे इंटरनल एट्रैक्शन कह दिया, मतलब इंटरनल फोर्स लग रहा है एक दूसरे में, और दोनों का वेलोसिटी, एक का वेलोसिटी कितना है v है और एक का वेलोसिटी क्या है 2v है एट एनी इंस्टेंट पे। तो बताना है कि उसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको डायरेक्ट अब दौड़ जाना है, आपको इसमें हम कॉन्सेप्ट अभी जस्ट बताए हैं। क्या कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा है, इंटरनल फोर्स लगता है तो सेंटर ऑफ मास जो होता है उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट होता है वो रेस्ट में होता है। देखिए यहाँ पे जैसे अभी जस्ट बताए हैं कि यदि जो देख रहे हैं शुरू में सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट में है, तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। कब, इंटरनल फोर्स के कारण ही, जो तुम्हारा इंटरनल फोर्स के कारण, अगर सेंटर ऑफ मास पे जो होता है इंटरनल फोर्स के इफेक्ट जो होता है वह नहीं होता है, समझ रहे हैं। यानी एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगेगा तभी सेंटर ऑफ मास जो है वह मोशन में होगा, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, रेस्ट में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग तगड़ा फीडबैक दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इससे थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी में और अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो सेंटर ऑफ मास का जो फर्स्ट लेक्चर किए थे उससे आपका ये सेकेंड लेक्चर हुआ मेरा। इसमें हम वो प्रॉब्लम सब देखेंगे जैसे बोट प्रॉब्लम, जैसे बोट पे जो आप देखते हैं मैन बैठे रहते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होंगे। चाहे मंकी एक बैलून को पकड़ा हुआ, मंकी बैलून के मतलब समझिए रॉप को, रस्सी से बांधा हुआ रॉप को पकड़कर अगर ऊपर चढ़ रहा है तो बैलून कितना डिस्प्लेस होंगे, ये सब करेंगे। उसके बाद कुछ कैविटी के कॉन्सेप्ट करेंगे, कुछ जो आपका एरिया के टर्म में सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो इस पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट तक एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक ऐसा क्वेश्चन सब किए हैं कि जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी तक आप नहीं जानते होइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। है जिसमें दो पार्टिकल है, एक N1 पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे ये N1 है इस तरह से, और एक दूसरा यहाँ पे N2 है। मतलब समझिए कि आपका एक पार्टिकल इसका जो मास है M1 है, एक दूसरा है जिसका मास M2 है। तो अब N1 पार्टिकल, इसमें भी N पार्टिकल है, इसमें भी N पार्टिकल है। अब कैसे बनाइएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, इस पूरा पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, फिर इस पूरा पार्टिकल का अपना सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल जो बॉडी है, यानी टोटल जो बॉडी जो है
इस टोटल बॉडी को हम क्या करेंगे, इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर देंगे, इस टोटल बॉडी को इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर देंगे। यानी हम यहां से क्या करेंगे, इस टोटल को यहाँ पे C1 पे कंसंट्रेट कर दिए या इसको C2 पे कंसंट्रेट कर दिए, इसका नाम M2 दे दिए, इसका नाम M1 दे दिए और इसको हम लोग ज्वाइन किए। अब क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। इसके सेंटर का बीच का दूरी पहले भी दिया रहेगा, जो दिया रहेगा अपना कोऑर्डिनेट निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। अगर उसी तरह से मतलब देखिए यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका सेंटर निकालिए, इसका सेंटर निकालिए और फिर क्या करेंगे, दोनों के एक पॉइंट मास मान के हम लोग जो लगाते थे रूल, जैसे XCM = M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये वाला रूल लगा देंगे। चलिए देखते हैं, अगर हमको एरिया के टर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे। सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें इस तरह से आपका एक सर्कल दे दिया हुआ है और यहां पे एक स्क्वायर भी बना दिया गया है, इस तरह से स्क्वायर मतलब एक सर्कल का सीट है, स्क्वायर सीट हो गया यहां पे, और एक आपका सर्कुलर सीट है। इसका जो ये आपका मान लीजिए डिस्क है, डिस्क दे दिया आपका, ये आपका ए स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर आपका सीट दे दिया है। तो अब कैसे निकालेंगे, इसका जो साइड है वो 2r है और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो डायमीटर जो है वो भी 2r है, मतलब इसका रेडियस कितना है, r है। तब हम कैसे निकालेंगे, फिर हम इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ना, इसका एरिया पता कर लेते हैं। सपोज कीजिए इसका एरिया A1 है और इसका एरिया क्या आ गया, A2। इसका एरिया पता कर लेते हैं और इस टोटल मास को इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर देते हैं, यानी C1। इस टोटल मास को इसके सेंटर पे कंसंट्रेट कर देते हैं, यानी C2। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखकर और डायरेक्ट जो फॉर्मूला हम लोग लगाते थे, जैसे मान लीजिए XCM लिखना है तो हम लोग लिख देते हैं A1, मास की जगह पे क्या लिख देंगे, A1 x1 प्लस A2, दूसरा का लिख देते हैं A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। अगर मान लीजिए YCM लिखना है तो हम लोग लिखते हैं A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए लेट इसी क्वेश्चन को हम बोल दें आपको सॉल्व करने के लिए, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दिया रहेगा या आपको इस तरह से बना लेना पड़ेगा। यानी हम लोग क्या किए, इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बना लिए, यानी इस तरह से हम क्या किए, कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये जो इसका मान जो सर्कुलर जो रिंग जो डिस्क दिख रहा है, ये डिस्क का जो सेंटर को यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया, यानी 0,0 होगा। और इसका जब सेंटर लिखिएगा एक्स एक्सिस पे है तो वाई वाला टर्म हो जाएगा 0, और इसका जो यहाँ से यहाँ का रेडियस r है और ये टोटल 2r है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा r, यानी टोटल कितना हो जाएगा 2r, 0। मतलब क्या किए हम, इसका मास को यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिए, इसके मास को यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिए। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया और इसका कोऑर्डिनेट 2r,0 हो गया। यानी अब दोनों का एरिया हम लोग फाइंड कर लेंगे। अगर हम पहले का एरिया निकालते हैं तो पहले का जो एरिया आएगा, यानी सर्कुलर है, सर्कल जो सर्कुलर डिस्क है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, πr²। दूसरा का एरिया निकाल रहे हैं तो इसका साइड कितना है, 2r है, तो 2r इंटू 2r कितना हो जाएगा, 4r²। तो दूसरा का एरिया हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, XCM निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे और YCM निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमको निकालना है XCM, तो XCM क्या लिख देंगे, पहला का एरिया यानी A1 लिखेंगे, A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। A1 का एरिया क्या था, सर्कुलर था, इसका लिखे थे πr², और x1 कितना था, 0। यहाँ से आप देख रहे हैं कि x1 कितना था, 0, x1 इसका 0 था। यहाँ से देख रहे हैं कि x1 क्या था, 0 था, और एरिया क्या था यहाँ पे πr²। इसका x क्या था, 2r, और एरिया क्या है, इतना। तो अब हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस A2 के जगह पे लिख देंगे 4r² इंटू x2 के जगह पे लिख देंगे हम, उसका लिखना हो तो क्या लिख देंगे, 2r डिवाइडेड बाई πr², प्लस यहाँ से हम लिख देंगे 4ir²। एरिया पहले का सर्कल का लिख दिए, स्क्वायर का लिख दिए। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। खुद से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। तो यहाँ से आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 8r
पाई प्लस 4, यहाँ से मेरा XCM आ गया। जैसे ही YCM निकालिएगा, अगर YCM निकालिएगा, A1 Y1 लिखिएगा, A2 Y2 लिखिएगा, तो हम लोग जानते हैं कि Y1 का वैल्यू और Y2 का वैल्यू, देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं Y1 और Y2 दोनों जीरो है, यानी इसका जो सेंटर जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, Y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी YCM का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, हमको जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एरिया वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, आप लोग खुद सॉल्व करके बताइए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। एल शेप का लेमिना यानी चटाई एल शेप का है, इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से आपका एल शेप का है और यूनिफॉर्म है। इसका जो साइड है वो आपका दिया हुआ है 2 मीटर का। सपोज कीजिए हम अलग दे रहे हैं, आपका ये 2 मीटर का यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ टोटल जो है वो 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं वो भी टोटल है 4 मीटर। इस तरह से यानी लेंथ जो है, ये जो एल शेप जो बन रहा है 4 है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म दिया हुआ है। अब हमको बोला जा रहा है कि बताइए इसका सेंटर ऑफ मास। ये जो एल शेप है इसका टोटल जो मास है वो 3 kg का है, मतलब इसका जो टोटल मास जो है वो कितना kg है, 3 kg है। यानी जो लेमिना का जो मास है वो दिया हुआ है, मास दिया है कितना, इज 3 kg, यानी जो लेमिना के मास जो है, मास ऑफ लेमिना जो है वो कितना है, 3 kg, यानी 3 kg इसका क्या है, मास है। इस तरह से तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं कि सबका अपना अपना सेंटर निकाल लेना है। पहले इसका सेंटर पता कीजिए, फिर इसको 3 पार्ट में बांट दिए, फिर इसका सेंटर पता करेंगे, फिर इसका सेंटर पता करेंगे। यानी तीनों का सेंटर ऑफ मास जो है, मतलब जो आपका एल शेप का दिख रहा है उसको 3 पार्ट में बांट दिए। 3 kg का है, मतलब प्रत्येक का जो मास होगा वह 1 kg हो जाएगा। यानी इसका मास 1 kg, इसका भी मास 1 kg और इसका भी मास 1 kg। अब आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो अब कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखना है। देखिए हम लोग जानते हैं, हम जान रहे हैं कि इसमें जो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो कितना होगा। ये जो यहाँ से यहाँ का है जो 2 मीटर का है, क्योंकि टोटल 4 मीटर है तो ये क्या होगा, 2 मीटर होगा, तो ये कितना होगा, 1 होगा। यानी x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 1 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा कितना, 1 हो जाएगा। यानी C2 वाला हम लोग निकाल लिए। अगर हम C1 का निकाल रहे हैं तो x कितना हो जाएगा, 1, लेकिन y कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है 2, और ये वाला इसमें ऐड कर दीजिए, 2 + 1 कितना, 3, यानी ये हो जाएगा। इसका जब कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कितना हो गया, y कितना ऊपर है 1, यानी y 1 हो जाएगा, और x जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 हो गया और +1 यानी कितना जाएगा, 3। यानी हम इस तरह से C1 का कोऑर्डिनेट, C2 का कोऑर्डिनेट और C3 का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। C1 का कोऑर्डिनेट 1,3 है, इसका कोऑर्डिनेट 1,1 है और इसका कोऑर्डिनेट 3,1 है। ये 1 kg, M1 कितना है, 1 kg है, और M2 कितना है, M2 जो है वो आपका 1 kg हो गया, और M3 भी होगा, वो कितना हो जाएगा, 1 kg होगा। आप समझ सकते हैं कि अब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा। XCM निकालना है तो पहला का मास यानी M1 का मास 1 इंटू उसका कोऑर्डिनेट x, 1 × 1, फिर दूसरा का मास 1 इंटू x कोऑर्डिनेट 1, प्लस तीसरा का मास यानी 1 इंटू x कोऑर्डिनेट 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 प्लस 3, यानी कितना होगा, 5/2, यानी x कोऑर्डिनेट आ गया। YCM जैसे ही निकालिएगा तो y क्या हो जाएगा, 1 इंटू, जैसे पहला का लिखा 1 इंटू आप लिखिएगा 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना हो गया, 1 + 1 2 प्लस 3 यानी 5, यानी 5/2। तो इस तरह से मेरा इसका आ गया x और y कोऑर्डिनेट। तो आप लोग खुद से भी कोशिश कीजिए, अलग अलग डायग्राम दिया रहेगा तो कैसे सॉल्व जा रहे हैं। क्या सीखना है इसमें कि देखिए, अगर आपका 2 मास मान लीजिए M1 है यहाँ पे और एक M2 है, यहाँ पे एक M1 है और एक M2 है, और ये अगर दे दिया है आपको M1 और M2 का जो है आपको अगर दे दिया इस तरह से, इनिशियली रेस्ट में है। अब यदि दोनों जो है
मूव करने लगे, यानी दोनों जो है पार्टिकल जो है इंटरनल फोर्स के कारण, इंटरनल फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हो तब, चाहे कोलम्बियन फोर्स हो तब, जिसके कारण एक दूसरे की ओर मूव करने लगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा उस पर बाहरी लग नहीं रहा है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रेस्ट में होगा, यानी इंडिविजुअल पार्टिकल का जो पार्टिकल जो इंडिविजुअल का है वेलोसिटी तो होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो होगा वो रेस्ट में रहेगा। मतलब कहने का मतलब इसमें जो आदमी है वो मूव तो कर रहा है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में रहेगा। वो क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। जैसे इस छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एक आदमी है और एक आदमी यहाँ पे है। अब ये दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ मूव करने लगा और मूव करते करते यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे आ गया। पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, आप खुद सोचिए कि अभी दोनों एक साइड आ गया तो इसको सेंटर ऑफ मास जो यहाँ था वो डिस्प्लेस करके यहाँ पे आ गया, लेकिन जिस सामने पहले था उसी आमने सामने हो रहा है। मतलब सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, यानी पूरा सेंटर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं यानी रेस्ट में है। यानी देखिए अब दोनों पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे कोलाइड करेगा तब क्या होगा, यदि दोनों पार्टिकल इंटरनल फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास पे अगर कोलाइड करेगा तो क्या होगा, समझिएगा। यदि दोनों आदमी बोट और आदमी को क्या करते हैं हम एक सिस्टम मान लिया जाए तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स इस पे तो नहीं लग रहा है, ओनली इंटरनल फोर्स लग रहा है, यानी फ्रिक्शन के कारण आदमी चल रहा है अंदर में, जबकि इंटरनल फोर्स का सेंटर ऑफ मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग को याद रखना है कि इंटरनल फोर्स के कारण उसके सेंटर ऑफ मास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा और शिफ्ट नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। बस इस चीज को याद रखना है। जैसे आदमी जो है ये दोनों सेंटर ऑफ मास पे एक दूसरे की ओर चलता है, अब पास जाकर बैठ जाता है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कितना करेगा, या तो शिफ्ट नहीं करेगा, यानी शिफ्ट नहीं करेगा। इसी चीज को हम बता दिए कि यहाँ पे एक यहाँ पे, अब दोनों एक पास में जाके क्या हो जाता है, बैठ जाता है, यहाँ पे जाकर दोनों बैठ जाता है तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल जरूर समझिएगा। दो पर्सन है, एक का मास 55 केजी है और एक का 65 केजी है रेस्पेक्टिवली। दोनों जो है अपोजिट एंड है बोट पे। लेंथ जो है बोट का वो दिया हुआ है 3 मीटर और जो बोट का जो वजन है वो दिया है 100 केजी। अगर 55 केजी वाला आदमी टहलने लगता है 65 केजी वाला आदमी की तरफ एंड सिट विथ हिम और बैठ जाता है, इफ द बोट इज स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ शिफ्टेड बाय। तो कह रहा है कि इफ द बोट इज इन स्टिल ऑफ वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम के होगा वो कितना शिफ्ट करेगा। बस कुछ नहीं करना है, ना क्वेश्चन पढ़ना है, सीधे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है 0 है, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है सेंटर ऑफ मास का। मतलब जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वह रेस्ट में ही रहेगा, यानी वो शिफ्ट नहीं करेगा, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 0, यानी शिफ्ट नहीं करेगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वीडियो अभी से बनाना ही स्टार्ट किया है। अगर मुझे भी मजा आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 2 आदमी है, इसका नाम हम दे दिए मिस्टर वर्मा, यानी ये जो आपका है मिस्टर वर्मा है और ये मिस्टर माथुर है, यानी ये माथुर है और ये मिस्टर वर्मा है। मतलब एक मिस्टर वर्मा हो गया और एक मिस्टर माथुर हो गया। मतलब यहाँ मिसेज माथुर बोल दीजिए और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक मिस्टर वर्मा हो गया, एक मिस्टर माथुर हो गया। मिस्टर वर्मा का जो मास है वो है 50 केजी और मिस्टर माथुर जो है वो कितना केजी का है, 60 केजी। और जो बोट का जो मास है
जो बोट जो है उस बोट का जो मास है वो है 40 kg। अब क्वेश्चन में क्या है कि जो यहाँ पे जो मिस्टर जो आप देख रहे हैं कि ये जो मिस्टर वर्मा है और मिसेज मास्टूर जो है वो स्टैंडिंग है वाटर में, इस तरह से बोट पे। अब क्या हो रहा है कि इस प्रॉब्लम में कि इस क्वेश्चन में कि दोनों मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर बीच में आ जा रहा है। कहां पे आ जा रहा है? बीच में आ जा रहा है। तो बताना क्या है कि हाउ फार डज बोट मूव ऑन वाटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मतलब क्या निकालना है हमको, हाउ फार, तो हमको निकालना है कि हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। पिछला क्वेश्चन में हम देखे हैं कि अगर पूछता है सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेस किया था 0, लेकिन हमसे पूछ रहा है बोट जो है वो कितना दूर डिस्प्लेस हुआ इस वाटर में। तो आप कैसे पता चलेगा? तो मान लेते हैं कि ये जो दिख रहा है ये आपका बोट का जो है वह सेंटर है। बोट का क्या है? सेंटर है, मतलब पहले का है। अब जैसे ही बोट मान लीजिए इधर x डिस्प्लेस कर गया, मतलब इसका सेंटर जो ये था वो सेंटर अब कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। मतलब ये जो सेंटर जो यहाँ पे जो था वो सेंटर मान लीजिए यहाँ डिस्प्लेस कर गया, यानी x डिस्प्लेस किया। तो कब जब ये जो माथुर और जो वर्मा और ये जो है दोनों कहाँ पे आ गया? मिडिल पे। अब समझिएगा कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट किसका? वर्मा का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? जैसे देखिए वर्मा इसके बीच में जाने वाला है और यहां से यहाँ का जो दूरी है टोटल वो कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। कितना दिया है? 4। तो ये बीच में जो आने वाला है तो ऑलरेडी बोट कितना डिस्प्लेस कर गया? x आगे चला गया। बोट इसको जाना है कितना? बीच में जाना है, नहीं 2 पे जाना है इसको, और बोट ऑलरेडी x डिस्प्लेस कर गया है। यानी पहले तो इसको 2 जाना ही था लेकिन x एक्स्ट्रा जाना होगा क्योंकि बोट आगे चला गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसका? मिस्टर वर्मा का। उसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए किसका? तो माथुर का देखा जाए तो उसका क्या हो जाएगा? अब देखिए ये जब इधर आएगा तो ऑलरेडी बोट उधर बढ़ गया x, तो इसको 2 आने वाला था तो x ऑलरेडी बोट ही बढ़ गया उधर, तो कितना जाना होगा? 2 - x, इतना हो जाएगा। ये उल्टा डायरेक्शन में होगा, एक प्लस में होगा तो एक क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। और बोट जो डिस्प्लेस किया वो बोट कितना डिस्प्लेस किया? डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसका? बोट्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? x होगा। अब हम क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0। तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? वो भी 0। तो जो आपका जो देख रहे हैं वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास का जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका, यानी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी तो मूव करेगा नहीं, यानी जो आपका जो रेस्ट में रहेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट भी जो सेंटर ऑफ मास का जो क्या हो जाएगा? 0 होगा। यानी हमको उसका डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का नहीं निकालना था, हमको निकालना था बोट का कितना डिस्प्लेस करेगा। यानी यहाँ पे कितना पार्टिकल का सिस्टम हो गया? तो एक हो गया आपका वो मिस्टर वर्मा हो गया, एक मिस्टर माथुर हो गया और एक क्या हो गया? बोट हो गया। तो हमको क्या करना है? हम लिखते हैं XCM इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे? M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का क्या हुआ? 0। अब मास जो आप लीजिएगा तो मास क्या लीजिएगा? पहले का 50 kg मान लीजिए, ले लीजिए वर्मा का। तो वर्मा कितना डिस्प्लेस किया था? 2 + x। और यहाँ पे जब लिखिएगा नेक्स्ट तो क्या लिखिएगा? प्लस मिस्टर उसका लिखिएगा माथुर का, तो 16 और 16 इंटू क्या हो जाएगा आपका? -2 इंटू -x। इसको हम क्या कर देंगे?
प्रोडक्ट कर देंगे। यानी आप समझ गए कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको हम बता दिए कि जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो आया था वो डिस्प्लेसमेंट किस में था, तो माइनस में था। तो इसीलिए हम लिखे हैं 60 इंटू इतना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। एक मिनट, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ प्लस ना लिख के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, माइनस का यूज कर सकते हैं, माइनस का यूज कर सकते हैं। -16 इंटू 2 माइनस ऑफ एक्स अब प्लस 14 इंटू एक्स, क्योंकि उसका मास कितना है 40 और डिस्प्लेस कितना क्या x डिवाइडेड बाय 60 प्लस यानी 110 डिवाइडेड बाय प्लस 40 यानी हो गया 150। इसको जाइएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया, 0 यानी इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 प्लस 50x माइनस ऑफ 120 अब माइनस माइनस प्लस 60x अब प्लस 40x। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 100 और 100 यानी हो जाएगा 150, इसको लिखा तो क्या हो जाएगा 20 यानी इतना आ जाएगा, इधर 20 हो जाएगा और उधर क्या आ जाएगा आपका, यानी हो जाएगा आपका 100 यानी 150x यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/150 यानी क्या हो जाएगा आपका 2/15। इस तरह से आपका आ रहा है। अब इन मीटर में आया तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये मेरा आया जो एक्स डिस्प्लेस वो किसका आया, बोट का आया। मतलब ये समझ जाइए कि आप इस क्वेश्चन में ये समझें कि अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता किसका, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पूछता तो 0 होता, लेकिन अगर बोट का पूछ दे तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि द बैलून है, लाइट रॉप है, एक हल्का रस्सी है, बैलून है, मंकी है, तीन चीज है। मतलब एक रॉप हो गया रस्सी, यानी आप आपका देख रहे हैं रोप हो गया, ये आपका बैलून हो गया, ये जो दिख रहा है हम लोग को क्या है, ये बैलून हो गया आपका, तो आपका बैलून हो गया और ये आपका मंकी हो गया। ये देख रहे हैं क्या आपका मंकी। इस तरह से तीन चीज है। इस तरह से दिया कह रहा है कि अगर ये तीनों अभी रेस्ट में है, अगर मंकी जो है टॉप पे चला जा रहा है, ऊपर में यहां पे पहुंच जा रहा है, तो ये जो बैलून है कितना नीचे आएगा। जैसे ही ऊपर चढ़ेगा तो बैलून क्या होगा, नीचे आएगा। तो हो सकता है कुछ देर बाद बैलून ऐसे डिस्प्लेस कर जाए, इस तरह से, यानी इस तरह से बैलून क्या आ जाए, नीचे आ जाए। अब देखिए जो बैलून आ गया मतलब इतना डिस्प्लेस कर गया। पहले जो इन जो ये था यहां पे था, अब ये नीचे आ गया, मतलब y नीचे आ गया। तो आप खुद सोचिए कि इस मंकी अब कहां पहुंचेगा, मंकी यहां पे पहुंचेगा। मंकी को कहां पहुंचना है, यहां पे पहुंचना है, यहां पे, यहां से चला गया यहां। मतलब क्या है कि ऐसे एक्चुअल में कहां था, यहां था, इस लेवल पे था मंकी, अब आ गया इस लेवल पे। मतलब ये y डिस्प्लेस, बैलून कितना डिस्प्लेस करके नीचे y, मतलब ये जो दूरी होगा ये कितना हो जाएगा l माइनस वाई। मतलब मंकी कितना ऊपर चढ़ा, l माइनस वाई, l माइनस वाई। तो हमको बताना है कि y का वैल्यू क्या होगा। मतलब समझ गए आप, क्वेश्चन को समझ गए कि एक जो बैलून है उसका जो लेंथ, जो लेंथ रॉप से रस्सी से लपेटा मतलब बांधा हुआ ये लेंथ है। अब मंकी यहाँ से यहाँ चढ़ना स्टार्ट किया, कि जैसे ही चढ़ेगा तो बैलून क्या होगा, नीचे खसकेगा, मतलब यहाँ पे मान लीजिए आ गया। तो ये जो डिस्प्लेस हुआ है किसका हुआ, बैलून का। तो बैलून का डिस्प्लेस पूछ रहा है। तो अब देखिए इस लेवल पे था मंकी, अब इस लेवल पे आ गया। तो मंकी का जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ सिर्फ तो इतना ही ना हुआ। तो ये वाला लेंथ कितना निकलेगा, ये टोटल l है, ये y है, तो ये हो जाएगा l माइनस वाई। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, उसी चीज को क्या किया हम लिख दिए हैं। तो इस चीज को हम क्या किए, लिख दिए। चलिए देखिए, जब यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम जानते हैं कि जो नेट इसमें एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ACM भी क्या होगा 0 है। तो जो डिस्प्लेसमेंट भी होगा वो भी क्या हो जाएगा 0 होगा, यानी y में जो CM जो होगा वो भी क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो अब YCM इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, M1
पहिलका का डिस्प्लेसमेंट प्लस m2 दूसरका का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही ना लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग लिखे डेल वाई सी एम वो क्या लिख दिए 0, यानी क्या हो जाएगा ये तो हो गया 0 और m1 के जगह पे क्या रख देंगे छोटका मास, और ये कितना डिस्प्लेस किया ऊपर कितना गया तो l माइनस, यहाँ से मंकी गया यहाँ, यानी क्या जाए l माइनस वाई गया। अब प्लस क्या लिखेंगे उसका मास बैलून का बड़का m इंटू वाई। इस तरह से आप जैसे ही इस तरह से लिखिए, देखिए ये बैलून जा रहा है या मंकी जा रहा है ऊपर, तो बैलून आ रहा है नीचे यानी नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो इससे पे क्या हो जाएगा माइनस, यानी इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहां से आप लिख सकते हैं एम एल माइनस एम वाई अब माइनस एम वाई, यहां से आप लिख सकते हैं एम एल, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए बड़का एम प्लस छोटका एम इंटू वाई, इसको उठा कर इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा बड़का एम प्लस छोटका एम इंटू वाई इजकल टू एम इंटू एल। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट उठा के लीजिए और यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई इजकल टू एम एल बाई बड़का एम प्लस छोटका एम। अब देखिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको कि अगर आपसे पूछ दें, शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि अगर आपसे पूछ दे कि बैलून कितना डिसेंट होगा, मतलब बैलून का पूछ रहा है कितना डिसेंट होगा, अभी बैलून का लेंथ जो इसका था जो ड्रॉप का वो कितना था एल था, तो आपको क्या करना है, अगर हमसे पूछ रहा है कि बैलून का तो उसको मान लियो डिस्टेंस कितना डिस्प्लेस किया वाई, तो वाई कैसे निकालिएगा, तो जो टोटल गैप जो होगा उस गैप को उसके दोनों को मास के जोड़ के डिवाइड कर दीजिएगा। अगर हमको निकालना है बैलून का डिस्प्लेसमेंट तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे दूसरका वाला, यानी पहिलका का निकालना है तो दूसरका से मल्टीप्लाई करेंगे, आप दूसरका का निकालना है तो पहला से करेंगे। तो इस तरह से यानी निकालना था हमका बैलून को तो मल्टीप्लाई किसका मास किए उसके मंकी का, इस तरह से मेरा रिजल्ट आ गया। वन शॉर्ट वीडियो है, पूरा अंत तक देखें, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे हम हर एक क्वेश्चन, जितने भी इंजीनियरिंग में मेडिकल में जो लास्ट ईयर पूछे हैं वो क्वेश्चन करेंगे। मेडिकल वाले को जरूर ये सब क्वेश्चन भी कर लेना है, बिल्कुल वीडियो को नहीं छोड़ना है। जैसे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, चाहे कुछ इंजीनियरिंग में भी कुछ मेडिकल का रिपीट करते हैं, तो हर एक चीज को देखते चले। तो सबसे पहले समझेंगे कॉलिजन, कॉलिजन होते क्या है एक्चुअल में कॉलिजन होते हैं क्या। तो कॉलिजन क्या है, कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज कैन बी डिफाइन एज, दो बॉडी के बीच में जो कॉलिजन है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, एक इवेंट है एन इवेंट इन विच देयर विल बी सडन चेंज इन मोमेंटम ऑफ कोलाइडिंग टाइम इंटरवल। कोलाइडिंग टाइम इंटरवल में अचानक जो चेंजिंग आ जाता है उसके मोमेंटम में, उसको हम क्या बोलते हैं कॉलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉलिजन। अब देखिए कॉलिजन के लिए नेसेसरी नहीं है फिजिकली कांटेक्ट, मतलब जरूरी नहीं है कि टच होना। मतलब जैसे एक बॉडी इधर से आ रहा है और एक बॉडी इधर से आ रहा है, तो ये दोनों अगर आ रहा है तो आपस में क्या करेगा, ये कोलाइड करेगा, तो ये फिजिकली कांटेक्ट में हो रहा है। लेकिन बहुत सारा ऐसा कॉलिजन है जिसमें कॉलिजन में कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। आप लोग भी आश्चर्य हो गए होंगे कि ऐसा कौन सा कॉलिजन है जिसमें आपका फिजिकली कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। हम जैसे देखें तो एस्टेरॉयड में भी देखते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है कि मूव इस तरह से करते आते हैं, इधर दूर चले जाते हैं, मतलब यहाँ पे टकराते नहीं है लेकिन क्या होता है दूर भाग जाता है। उसी तरह से मैग्नेट में भी आप समझ सकते हैं, नॉर्थ पोल है, अब जैसे ही नॉर्थ पोल के इसके पास ले जाएगा तो ये क्या होगा, जैसे ही इसके पास गया तो क्या होगा कि आपका ये दूर भाग जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा कि ये टच नहीं है तब पर भी क्या होगा कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन के लिए जरूरी नहीं है फिजिकली कांटेक्ट। चलिए हम इसको अब कोलिजन का टाइप्स देखते हैं। कोलिजन हो जनरली कोई भी कोलिजन अगर हम लोग देखते हैं तो कोई भी कोलिजन में जो होता है ना मोमेंटम कंजर्व रहता है। जनरली कोई भी कोलिजन हो, वो इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, उसमें मोमेंटम क्या होता है कंजर्व रहता है। बट द कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व रहता है, वो डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन में इसी के टाइप पे दो तरह के कोलिजन को डिवाइड किया। मतलब पहला जो हम लोग देखने जा रहे हैं
किसके बेस्ट हमको जो उस एनर्जी के बेसिस पे दो तरह के डिवाइड किया कोलिजन को। पहला इलास्टिक कोलिजन, कैसा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन, इसी को परफेक्टली इलास्टिक बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो दो तरह में बांटा गया। तो सबसे पहले समझेंगे कि इलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। देखिए यहाँ पे आप पढ़े हुइएगा बहुत जगह, लेकिन थोड़ा सा अलग आपको हम जरूर बताएंगे। थोड़ा सा अलग में क्या रहेगा? तो कह रहा है कि एक ऐसा कोलिजन जिसमें इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि उसका मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल होगा, और टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद का टोटल काइनेटिक एनर्जी ये भी क्या होगा? बराबर होगा। उसके बाद टोटल एनर्जी भी क्या रहेगा? कंजर्व। टोटल एनर्जी कंजर्व मतलब टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से, तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं इलास्टिक कोलिजन को। तो देखिए एक इलास्टिक कोलिजन का हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक बॉडी है और एक बॉडी यहाँ। ये बिफोर कोलिजन है, मतलब टकराने से पहले। बिफोर हम लोग देख रहे हैं कब? कोलिजन, बिफोर कोलिजन, यहाँ पे टकराने से पहले। अब क्या हो गया? एट ए टाइम, जिस समय टकराएगा उस समय इसका शेप में थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे शेप में क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा। और आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद बॉडी फिर क्या हो जाएगा? आपस में दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। चलिए सपोज करते हैं कि ये m1 मास है, ये m1 मास है, ये m2 मास है। ये u1 से जा रहा था, ये u2 से जा रहा था। ये टकराने के बाद इसका स्पीड v1 हो गया, इसका स्पीड v2 हो गया। इसका मास m1 और इसका मास m2। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है, तो इसमें क्या होगा कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम क्या होता है? यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो जैसे ही आप क्या कीजिएगा, इसका जब मोमेंटम लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 अब प्लस m2 v2। मतलब टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या होगा? आपस में बराबर होगा। m1 क्या है? मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 क्या है? मास ऑफ सेकेंड बॉडी, u1 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, v1 क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, v2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बॉडी। और देख रहे हैं कि अब एनर्जी कंजर्वेशन से क्या हो जाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा आपका पहले का हाफ m1 u1 का स्क्वायर जो होगा अब प्लस हाफ m2 u2 के स्क्वायर, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो होगा इक्वल होगा टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी हाफ m1 v1 के स्क्वायर हाफ m2 v2 के स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएंगे। यानी ये हो गया इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो अभी याद कर लीजिएगा, मतलब हम क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं कि एक कोलिजन को हम तभी बोलेंगे, कैसा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन। एक कोलिजन को हम तभी बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन इफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर जो कोलिजन होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का जो होगा वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद के दोनों बराबर अगर हो जाता है तो कोलिजन कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी जो है वो टकराने के बाद सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग समझ लिए। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस टाइम में टकराया है, टकराती जो समय है, जो टकराते वक्त जो है उस समय एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। मतलब उस समय जो है आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेंगे, क्योंकि जो टकराएंगे
उस टाइम में कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी उसके डिफॉर्मेशन के कारण पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब क्या हो गया, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व, वह कंजर्व नहीं रहेगा ड्यूरिंग कोलिजन, बट सम काइनेटिक फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। मतलब इस समय कुछ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी आप लोग पर इलास्टिक कोलिजन समझ गए। हम न्यूमेरिकल से आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट मेरा इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन देखिए, इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है पहले समझ लीजिए कि दो बॉडी जब टकराएंगे, दो बॉडी मान लीजिए कोलाइड करते हैं जब आपस में, ये मान लीजिए U1 से जा रहा है U2 से, तो टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन बोल रहे हैं, आफ्टर कोलिजन मतलब टकराने के बाद, टकराने के बाद दोनों बॉडी आपस में चिपक जाते हैं और दोनों एक साथ जाने लगते हैं। मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, मतलब एक वेलोसिटी से जाने लगेंगे। इस केस में जो मोमेंटम टकराने से पहले का और जो टकराने का बाद का मोमेंटम तो कंजर्व रहेंगे ही, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बराबर नहीं होंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं हुआ, उस तरह के कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। इन लग जाएगा। इसी को देखिए हम पढ़ देते हैं। इसमें क्या कहता है कि इस केस में बोला है कि द कोलिजन आपके यहाँ पे देखिएगा, द कोलिजन इन विच ओनली मोमेंटम रिमेन कंजर्व। एक ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। जेईई मेंस में भी और नीट में भी क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेंगे। आप याद रख सकते हैं, इन इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, मोमेंटम कंजर्व तो सब में रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कंजर्व। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर नहीं होंगे, मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगा। इसी कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक। द कोलिजन इन विच टू पार्टिकल मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन इज कॉल्ड कंप्लीटली इनइलास्टिक। अगर दोनों टकरा चिपक कर एक साथ जाने लगता है तो इस कोलिजन को हम इलास्टिक बोलते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन सम ऑफ ऑल इन्वॉल्व द फोर्स आर नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। टोटल एनर्जी तो सब में कंजर्व रहेगा, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। और इसमें देखिए आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी स्टिक कर जाएगा, क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा, दोनों इंस्टेंट और ईच अदर, देन इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक। जिसमें चिपक जाएंगे तो उसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है। तो हम एक इजी डिफिनेशन पहले लिखते हैं, द लाइन along which the colliding bodies will exert normal force on each other। उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या बोले, लाइन along which the colliding bodies will exert normal force on each other। इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। चाहे वो सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज द लाइन दैट कोलिनियर टू द कॉमन नॉर्मल टू द सरफेस आर क्लोजेस्ट और कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है और एक बॉडी है, ये दोनों आपस में आकर टकरा जाता है। ये टकरा गया तो ये नॉर्मल फोर्स इस पे इधर लगाएगा और ये नॉर्मल फोर्स इस पे इधर लगाएगा, तो ये जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। चाहे मान लीजिए कि कोई बॉडी है और ये बॉडी आपस में आमने सामने आकर टकरा गया, तो इस पे फोर्स लगा, इस पे, तीनों का लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है कि जो नॉर्मल फोर्स एक दूसरे पे लगाएगा, उस जो लाइन को ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो चलिए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कोलिजन को डिवाइड करेंगे अलग अलग कैटेगरी में। सबसे पहले जो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, पहला जो देख ले जा रहे हैं उसका नाम है हेड ऑन कोलिजन। कौन सा, हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी ए है और कोई बॉडी ए है,
ये जा रहा है U1 से और ये जा रहा है U2 से। तो यानी U1 और U2 का दोनों का जो स्पीड है, यानी दोनों का जो वेलोसिटी है, वो अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग होगा, मतलब देख लीजिए आप, ये देख रहे हैं बॉडी और ये दोनों बॉडी, ये भी जा रहा है आपका, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट LOI। ये भी अगर इधर ही जा रहा है, यानी U1 से ये आपका इधर ही जा रहा है U2 से, और ये जा रहा है आपका U1 से इधर ही जा रहा है, यानी दोनों का वेलोसिटी इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग है। तो इस तरह के कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। मतलब लिख सकते हैं ए कोलिजन इज सेड टू बी हेड ऑन कोलिजन इफ वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, दोनों वेलोसिटी जो है कोलाइडिंग बॉडी का बिफोर कोलिजन along the line of impact, along the line of impact, तब उस तरह के कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। कौन सा कोलिजन, हेड ऑन। नेक्स्ट जो है वो देखने जा रहा है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन टकराने के बाद किधर होगा उससे हमको मतलब नहीं है, टकराने से पहले जो है वो मेरा रहना चाहिए। नेक्स्ट जो है दूसरा वो है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन हम किसको बोलेंगे, इस चीज को थोड़ा गौर से समझिएगा। मतलब क्या बोलेंगे, एक ऐसा कोलिजन जो टकराने से पहले जो कोलाइडिंग बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वह कुछ एंगल बना रहा होगा, किसके साथ, कोलिजन के साथ। यानी क्या हो जाएगा, यानी आपको क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ। मतलब देख लीजिए एक बॉडी ए है और एक बॉडी ए है, ये दोनों एक इधर से आ रहा है U1 से और ये आ रहा है U2 से। अब जैसे ही दोनों टकराएगा तो टकराने से पहले आपका जो इसका वेलोसिटी जो देख रहे हैं, यानी ये लाइन ऑफ, इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट रो की जगह पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गया, तो इसका जो वेलोसिटी है वो इधर है, यानी जो देख रहे हैं इसका वेलोसिटी इधर है और इसका वेलोसिटी इधर है, यानी ये भी कुछ एंगल बना रहा है और ये भी एंगल बनाना, मतलब LOI के साथ ये भी एंगल एक बना रहा है और कुछ ये भी एंगल बना रहा है। तो इस तरह के कोलिजन के हम बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। नया टर्म समझेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होते क्या है, इस चीज को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो इस चीज को आप समझिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या, जिसको हम ई से रेट करते हैं, किससे, ई से। अब चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी, ये बॉडी अभी U1 से जा रहा है और ये U2 से जा रहा है। अब ये टकराने के बाद इसका वेलोसिटी V1 हो गया और इसका वेलोसिटी V2 हो गया। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन यानी E है, ये E क्या है, वेलोसिटी ऑफ, ये रेशियो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसमें लगा देंगे हम मॉड। ये क्या है आपका फॉर्मूला, यानी जो हम देख रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ, क्या है, ये जो देख रहे हैं रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई जो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडी को, कैसा कोलिजन है उस पे। यानी जो हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो हम लिखेंगे वो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब टकराने के बाद का वेलोसिटी सेपरेशन का। यानी ये V2 भाग रहा है और V1 क्या हो रहा है, पकड़ रहा है, यानी क्या होगा V2 माइनस V1, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया। वही आप बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी डबल P। अप्रोच में हो जाएगा क्या, ये पकड़ रहा है और ये भाग रहा है, मतलब U1 माइनस U2। मतलब अप्रोच में पहिलका में से दूसरा को घटाइएगा, सेपरेशन में दूसरका में से पहला को घटाइएगा। यानी मेरा आ गया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला जो मेरा बन के आता है क्या आ जाता है, ई का जो फार्मूला देख रहे हैं, ई का फार्मूला क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2। यानी ये आपका फार्मूला आ गया किसका, वेलोसिटी ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। देखिए फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर ई का वैल्यू 1 हो गया मतलब V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 ये हो जाएगा, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, U1 माइनस U2 और V2 माइनस V1 ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर। यानी वेलोसिटी ऑफ इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू 1 हो गया और वही इन इलास्टिक में ई का वैल्यू कितना हो गया 0। अगर कोई दूसरा कोलिजन होगा तो ई का जो वैल्यू होता है एक्चुअल में 0 से क्या होता है बड़ा होता है, 1 से क्या होता है छोटा। चलिए हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं।
मतलब क्या बोला, पहला हम लोग जो कोलिजन देखें, पहला कोलिजन कौन सा है, पहला जो देख रहे हैं इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में हम एक ही वर्ड में बोल दिए ई का वैल्यू कितना होता है 1, यानी हम लोग जानते हैं ई इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। तो यहाँ दोनों क्या हो जाएगा, आपस में ई इक्वल टू 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। यानी इलास्टिक कोलिजन में याद रखना है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होगा। ये किसमें होगा, इलास्टिक कोलिजन में। याद रखना है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम इसको यूज करेंगे, वो इलास्टिक कोलिजन में हो गया। अब वही अगर इन इलास्टिक रहता, कोलिजन कैसा रहता, इन इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें क्या होता है, ई इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। अब देखिए ई 0 तभी होगा, ई का वैल्यू 0 कब होगा, ई का जो आप वैल्यू बोल रहे हैं वो 0 कब होगा, यू का वैल्यू 0 तभी होगा जब ए वाला टर्म क्या हो जाए 0। यानी जो हम कह रहे हैं कि ई का वैल्यू 0 तभी होगा जब v2 माइनस v1 का जो टर्म है वो हो जाए 0। तो ये कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता है और दोनों एक साथ चिपक कर तब जाता है। तो v2 माइनस v1 जो टकराने के बाद का जो वेलोसिटी जो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब दूसरका में से पहला को जब घटाएंगे तो b माइनस बी क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा e इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, तो यानी इस तरह से हो गया। अब वही अगर नेक्स्ट कोई दूसरा कोलिजन रहता तो कोई अदर कोलिजन में ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अगर दूसरा कोलिजन हो तब। चल अब एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। तो टकराने से पहले हेड ऑन कोलिजन हम लोग देख रहे हैं, इसमें ये टकराने से पहले का केस है, टकराने का बाद का केस है। तो हम लोग जानते हैं कि इस पे टकराते वक्त इसमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। इसके लिए जो सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो टोटल फाइनल मोमेंटम जो होगा सिस्टम का उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखिएगा, m1u1 प्लस m2u2, इसका मोमेंटम पहला का मोमेंटम प्लस दूसरा का मोमेंटम इज इक्वल टू पहला का मोमेंटम प्लस दूसरा का मोमेंटम। यानी मेरा इक्वेशन एक यहाँ से बन गया। हम लोग एक चीज और पढ़े हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। ये जो मेरा होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ क्या बोले, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हम लोग पढ़े हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस तरह से। यानी क्या हो जाएगा, जैसे ही आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से, यहाँ जो देख रहे हैं इक्वेशन 1 मेरा बना इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से। देख रहे हैं कि मेरा अननोन कितना है, इसमें 2 v1 और v2। तो यहाँ से हम v1 v2 क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ जैसे ही फाइंड कीजिएगा तो अब कुछ इतना याद नहीं रखना है, बस ये लास्ट जो इक्वेशन है इसको याद रखना है। v1 जो आता है e टाइम्स ऑफ आपका आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाई दोनों का मास का सम। फॉर्मूला याद रखिए, हम अभी ट्रिक बताएंगे आप कैसे याद रखिएगा। यहाँ से हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया u1, यहाँ क्या जाएगा u1, यहाँ हो जाएगा m2 1 प्लस e इंटू यहाँ पे u2, क्या लिखेंगे u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ गया v2 और ये आ गया v1, ये आ गया v2, m2 माइनस e m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2, यहाँ से लिख देंगे u2 प्लस m1 e प्लस m1 प्लस m2 इंटू u1। यहाँ से आ गया 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन नहीं आ गया, इक्वेशन नहीं आ गया। मतलब ये जो डायरेक्ट जो फार्मूला आ गया मेरा
वो वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 का डायरेक्ट आप कॉपी में लिख सकते हैं। उसी तरह से जो लॉस होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से काइनेटिक एनर्जी फाइनल को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो लास्ट जो रिजल्ट आएगा मेरा वो आ जाता है हाफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू 1, यहाँ से लिख लीजिएगा u1 माइनस u2 और इंटू यहाँ पे मॉड में लगा दीजिएगा, यहाँ मॉड लगा दीजिएगा इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो ये आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बोलिए या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फार्मूला को आप नोट कर ले या शॉर्ट नोट में डाल ले क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। फार्मूला को एक बार और रिपीट कर देते हैं। फार्मूला में जो देख रहे हैं वो चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है वह क्या आ गया, हाफ ऊपर में दोनों मास के प्रोडक्ट है, दोनों मास के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का मास का सम इनटू पहिलका का वेलोसिटी माइनस दूसरका का, मॉड लगा देना है और 1 माइनस ई का स्क्वायर। ये आपका आ गया। चाहे आप काइनेटिक वेलोसिटी पहला का देख रहे हैं तो पहला का जब वेलोसिटी निकालिएगा तो याद क्या रखना है हमको कि हमको क्या करना है कि पहिलका के मास में से ई टाइम्स ऑफ पहिलका के मास में से ई टाइम्स ऑफ दूसरका का मास घटा देना है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। मतलब पहला का निकाला था यहाँ u1 हो गया, वहाँ भी m1 प्लस m2 है, यहाँ भी m1 प्लस m2 है। बस फर्क है ये पहला v1 लिख रहे थे m1 माइनस ई टाइम्स m2 है, वही v2 लिख रहे थे m2 माइनस ई टाइम्स m1। मतलब जो है दूसरका के लिए दूसरका में से मास में से घटाएंगे, पहला के लिए तो पहला में का मास में से घटाएंगे ई टाइम्स ऑफ m1। यहाँ पे दूसरका के लिख रहे हैं दूसरका की वेलोसिटी पहले लिखेंगे और यहाँ पे क्या वो m1 अगर दूसरका के लिख रहे तो m1 प्लस 1 प्लस e1 डिवाइड बाई इतना, अगर पहिलका का लिख रहे तो दूसरका के मास 1 प्लस u2 बाई इतना, ये लिख लीजिए। डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। अगर कोलिजन इलास्टिक हो जाए, कोलिजन कैसा हो जाएगा, इलास्टिक, मतलब फॉर इलास्टिक कोलिजन। कैसा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है 1। अब जैसे ही यहाँ 1 रखिएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 0। यानी हम लोग जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में लॉस जो होता है काइनेटिक एनर्जी का वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। वही अगर बोल देता कि इलास्टिक के लिए यानी समझ गए E इक्वल टू 1 है तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो सिस्टम का जो होगा इलास्टिक में वो क्या जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो सिस्टम का होगा उसके बराबर है। किसके लिए लिख रहा है, फॉर इलास्टिक कोलिजन के लिए। किसके लिए, इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो यहाँ इलास्टिक कोलिजन के लिए आप समझ गए कि क्या होगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं इन इलास्टिक मतलब ई का वैल्यू 0, तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो क्या पड़े, हाफ m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ई का वैल्यू क्या है, 0। तो सबसे ज्यादा जो लॉस आता है काइनेटिक एनर्जी का वो किस में आता है, इन इलास्टिक कोलिजन, यानी ई का वैल्यू 0 वाला में, यानी u1 माइनस u2 ये आ जाता है आपका लॉस। किसके लिए, इन इलास्टिक कोलिजन। किसमें, इन इलास्टिक कोलिजन में सबसे ज्यादा लॉस इसी में होता है। चलिए तो ये सब याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन से सॉल्व करना सीखते हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला क्या है, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं वो कह रहा है कि व्हेन टू कोलाइडिंग बॉडी आर इक्वल, दोनों जो कोलाइडिंग बॉडी है जिसका मास क्या है, इक्वल है, देन आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो एक्सचेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि एक बॉडी m1 है और एक m2 है, दोनों का मास सेम है और एक कोलिजन जो है इलास्टिक कोलिजन है, ये u1 और u2 से, तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगा ये v1 का जो होगा और ये v2 का जो होगा, यानी m1 का जो होगा और m2 का हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब v1 का u1 के बराबर हो जाएगा, u2 के बराबर हो जाएगा और v2 का u1 के बराबर हो जाएगा। मतलब जो वेलोसिटी इनिशियल m1 का था वो हो जाएगा अब m2 का, और जो m2 का था वो हो जाएगा m1 का, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज कर जाएगा।
इसी टर्म को बता दिया है कि वेलोसिटी क्या जाएगा, एक्सचेंज करेगा, और ये सिर्फ इलास्टिक कोलिजन। तो इस चीज को समझ लीजिए, क्या कर रहा है कि वेन, यहाँ पे कह रहा है कि वेन टू जो मासेज ऑफ कोलाइडिंग बॉडी आर इक्वल देन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी एक्सचेंज। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, तो प्लीज इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा ले। चलिए, V1 हो गया U2 के बराबर और V2 हो गया U1 के बराबर। यही देखिए सेकेंड केस में क्या बोला, इफ सेकेंड बॉडी ऑफ सेम मास, अगर बॉडी जो है दोनों का मास सेम है लेकिन सेकेंड क्या है, रेस्ट में है, देन आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी कम टू रेस्ट। अभी ना बताएं कि अगर मास सेम हुआ, मास अगर सेम हुआ तो वेलोसिटी एक्सचेंज कर जाता है। पहले कौन था रेस्ट में, पहले का सेकेंड बॉडी रेस्ट में था, तो कोलिजन के बाद कौन सा रेस्ट में आ जाएगा, फर्स्ट बॉडी, और सेकेंड बॉडी स्टार्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। मतलब क्या समझे, यानी जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। मान लीजिए कि एक बॉडी M1 है, यहाँ पे सपोज कीजिए एक M1 है और एक M2 है, तो M1 जो है ये मूव कर रहा है मान लीजिए U से, लेकिन ये जो है आपका U2 जो है यानी M2 जो है वो रेस्ट में है। तो टकराने के बाद जो है ये आपका रेस्ट में, पहले का आ जाएगा रेस्ट में और दूसरा का क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा उसके स्पीड। मतलब क्या हो गया, आपका जो वेलोसिटी है वह एक्सचेंज हो रहा है, इसका इसका हो गया और इसका इसका हो गया। हमको लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए शॉर्टकट बताने का सब ट्रिक बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट है कि इफ ए लाइट बॉडी ऑफ मास m1 collide with very heavy body of mass m2 at rest आफ्टर कोलिजन क्या होगा। देखिए हम चाहते हैं आपको, तो लंबा लंबा जो फार्मूला जो होता है, जो हम एक फार्मूला लिखे भी है कुछ देर पहले आप देखे होइएगा V1 और V2 का, उस फार्मूला का यूज करवाते हैं। लेकिन अगर वो फार्मूला आप याद भी कीजिएगा तो आपको याद नहीं होगा, तो इसलिए हम हर टाइप के क्वेश्चन को ही समझ लेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हल्का बॉडी जो है, मतलब कम मास वाला, अगर कोलाइड कर रहा है हेवी बॉडी से, मतलब एक समझ लीजिए कि 50 ग्राम के बॉल एक बड़ा सा दीवार से टकरा रहा है, उस तरह के क्वेश्चन कर रहा है। और दीवार किस में होगा, रेस्ट में, मतलब M2 किस में होगा, रेस्ट में। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन मान लीजिए सपोज बॉल अगर जा रहा है कुछ वेलोसिटी से, तो जितना से गया होगा उतना ही से रिटर्न वापस आ जाएगा, और दूसरा का रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रह जाएगा। चलिए इसको हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक दीवार है, ये है दीवार यानी ये आपका वॉल, और इसका मास M2 है यानी ये मास है, और एक बॉल जो है ये M1 मास का ये U स्पीड से जा रहा है, ये U1 स्पीड से जा रहा है। अब यहाँ पे जो मास देखा जाए तो दीवार का जो मास है वो मच ग्रेटर देन है M1, दीवार हो चाहे ग्राउंड हो। अब कोलिजन बोला इलास्टिक है, अभी जाएगा और टकराएगा, और टकरा के जैसे ही रिटर्न आएगा, मतलब ये आपका V1 जो होगा वो V1 क्या होगा, मतलब ये जा रहा था M1 मास, तो टकरा के जो रिटर्न आएगा तो V1 जो होगा वो जितना से गया था उतना ही से रिटर्न आएगा, बस डायरेक्शन उल्टा है। अगर U1 इधर से जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो उधर से आएगा तो नेगेटिव की तरफ। लेकिन दीवार जो है M2 जैसे था उसी तरह से रह जाएगा, यानी U2 पहले क्या था 0, अभी भी V2 कितना हो जाएगा 0। इस चीज को और डिटेल आपको समझाते हैं। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन से बनाइएगा तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे चलिए हम एक फार्मूला से बनाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दीवार है और ये मास जो है ये जा रहा है, M1 मास U से जा रहा है और ये M2 मास जैसे है उसी तरह से। तो आप वेलोसिटी ऑफ जो ये लगाइएगा तो आप लिखते हैं E = V2 - V1 बाई U1 - U2, ये लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है, चाहे इलास्टिक ना लेके हम जनरल भी ले तो क्या लिखिएगा, V2 क्या था, आप देखिए आपका जो M1 है कितना से आ रहा है U1 से, M1 जो है कितना जा रहा है U1 से जा रहा है, और M2 इनिशियल क्या है, M2 जो है U2 जो है 0 है, यानी V2 के जगह पे तो क्या रखेंगे, V2 ही रखेंगे। और दीवार जैसे है उसी तरह से है, यहाँ पे V1 हो गया, और जिसे दीवार जैसे है तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका V1। और ये जो U1 है, U1 कितना है, U1 है, और U2 कितना था, इनिशियल 0 था। तो यहाँ से जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका V2 बाई U1, यानी क्या लिखिएगा V2 = E टाइम्स ऑफ U1, E टाइम्स ऑफ U1, E टाइम्स ऑफ U1, मतलब V2 का स्पीड जो है वो जितना से गया था उसमें E से मल्टीप्लाई। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो E = 1 हो गया, तो V2 क्या हो जाएगा -U1 के बराबर। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, U1 के
बराबर। तो देख रहे हैं कि यू जितना से गया था 10 के स्पीड से अगर दीवार से टकरा रहा है तो 10 की स्पीड से ही क्या जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। अगर कोलिजन कैसा हो, इलास्टिक कोलिजन हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर नेक्स्ट जो आपको कह रहा है, अगर इसी में ऐसे रहता, देखिए इसी में कह रहा है एक और टाइप कि इफ इट मीन्स बॉडी रिबाउंड, बॉडी का जब रिबाउंड कर जाएगा मतलब रिटर्न आ जाएगा टकरा के, एंड हेवी मास कंटिन्यू टू रेस्ट, और जो हेवी मास होगा वो कंटिन्यू रेस्ट में था तो क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। चलिए तो रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। कह रहा है इफ हेवी बॉडी ऑफ मास m1 कोलाइड विथ लाइटर बॉडी ऑफ मास m2 एट रेस्ट देन आफ्टर कोलिजन क्या होगा। कह रहा है कि अगर हेवी बॉडी है जिसका मास m1 है और एक कोलाइड कर रहा है किसके साथ, एक लाइटर बॉडी के साथ, मतलब जो हेवी बॉडी जो है वो टकरा रहा है इस बार किससे, एक लाइटर किससे, आपका लाइटर आपका टकरा रहा है किससे, लाइटर बॉडी से, जो किसमें है, m2 जो रेस्ट में है। मतलब समझिए एक बॉल है और ये बॉल ऑलरेडी किसमें है, रेस्ट में है, यानी m2 जो है ये आपका क्या है, U2 जो है वो रेस्ट में मतलब 0 है, और इधर से एक हेवी जो आ रहा है दीवार है, समझिए ये इसका मास m1 है और m1 जो है मच मच ग्रेटर देन है m2 से। तो m1 जो देख रहे हैं वो m1 आपको समझिए कि उधर से आपको मूव करते मान लेते हैं आ रहा है कितना से, U1 से, और U2 क्या रेस्ट में। तो इस केस में जैसे ही टकराएगा तो अब जब टकराने के बाद m1 का जो स्पीड होगा यानी बॉल का जो लाइटर का यानी v1 जो होगा वह कितना हो जाएगा, v1 तो हो जाएगा उसका जो v1 बॉल नहीं दीवाल जो आपका वो जो v1 जो होगा वो दुगुना हो जाएगा, यानी जो v1 जो है आपका जितना से आ रहा है उतना ही रह जाएगा। लेकिन अगर m2 के बात किया जाए मतलब बॉल का बात किया जाए तो जितना से दीवार आ रहा था उसका स्पीड के दुगुना हो जाएगा, स्पीड के कितना हो जाएगा, दुगुना। मतलब क्या समझे आप, फिर से क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक दीवार है और दीवार आ रहा है आपका, इसको मान लिया हम लोग m1 और ये आपका u1 से आ रहा है, और एक बॉल है जो आखिर रेस्ट में है, u2 क्या रेस्ट में। अब जैसे ही टकराएगा तो बॉल जो है दीवार जितना से आ रहा था उसके दुगुना स्पीड से रिटर्न हो जाएगा, मतलब उसी जो दीवार के डायरेक्शन में ही मूव करने लगा उसके दुगुना से, लेकिन दीवार जितना के स्पीड से आ रहा था उतना ही के स्पीड से मूव करेगा। तो यहाँ समझ गए आप इस तरह से। चलिए हम इस पे बहुत सारा प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम से क्लियर करते हैं हर एक क्वेश्चन को। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद अगर कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो क्या करेंगे, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन से इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल लिख देंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या लिखिएगा, m इंटू u1 प्लस m इंटू u2 इक्वल टू m इंटू v1 प्लस m इंटू v2। ये दोनों में से m कॉमन लीजिएगा और m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी u1 u2 अब m v1 v2, यानी हो जाएगा आपका m से m कट गया, यानी u1 प्लस u2 इक्वल टू v1 प्लस v2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, तो हम लोग जानते हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए आप जो लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ये होता है इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, और इलास्टिक का वैल्यू क्या होगा 1, यानी क्या होगा v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप जैसे ही लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, v1 प्लस v2 इक्वल टू u1 प्लस u2। यहाँ से जैसे ही लिखिएगा v2 माइनस ऑफ v1 और u1 माइनस ऑफ u2, तो जैसे ही ऐड कीजिएगा तो v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2v2, और यहाँ फिर u2 से u2 कैंसिल हो जाएगा, 2u1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी v2 किसके बराबर हो गया, u1 के बराबर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि टकराने के बाद जो दूसरका का जो वेलोसिटी जो आया, जो दूसरका का जो वेलोसिटी देख रहे हैं ये v2, ये आ गया आपका u1 के बराबर। अगर सेम अब v2 की जगह पे u1 जैसे ही पुट कीजिएगा, v2 की जगह पे जैसे ही u1 पुट कीजिएगा तो यहाँ से v1 निकल जाएगा, क्या होगा यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी u1 माइनस यहाँ से u2 रख दीजिए, u1 से u1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी v1 किसके बराबर हो गया, u2 के बराबर। यानी जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ा चीज आपको सिखाने वाले हैं, ये जो हो जाएगा आपका u2 के बराबर हो जाएगा। मतलब एक चीज आपको याद रख लेना है कि अगर दो आइडेंटिकल बॉल अगर आपस में टकराता है, दो आइडेंटिकल बॉल अगर आपस में टकराता है तो जो स्पीड है वो एक्सचेंज हो जाता है, उसका वेलोसिटी है जो एक्सचेंज हो जाता है। मतलब पहला का देख रहा है तो दूसरा का वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, और दूसरा का देख रहा है तो जो पहला का जो वेलोसिटी था उसके बराबर हो जाएगा। इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे आप याद रख लीजिए, अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसका u1 दे दिया है, और दूसरा बॉल है जो जा रहा है आपका 20 नहीं बोल के आप लिख दीजिए
5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये भी अगर m के जी का है, ये भी क्या है m के जी का है, तो टकराने के बाद जो हो जाएगा इसका पूछ देंगे v1 क्या होगा, इसका क्या होगा v2, तो डायरेक्ट क्या करना है, ये हो जाएगा दूसरका के वेलोसिटी के बराबर, आई जो दूसरका हो जाएगा पहिलका के, यानी जो v1 आ जाएगा आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड और ये कितना आ जाएगा v2 जो आ जाएगा वो 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये 10 से जा रहा था, 10 से जा रहा था, टकराता है 5 से, तो टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब इसका वाला इसको मिल जाएगा, इसका वाला इसको मिल जाएगा, मतलब दोनों का वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। तो याद रखना है कि अगर सेम मास रहेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसे दे दे कि 3 गो बॉल है, कितना बॉल, 3 गो बॉल, और सबका मास क्या है, आपस में बराबर है, ये दोनों इनिशियली रेस्ट में है, ए अगर यू से जाता है, ए बी और सी, अभी जैसे ही जाएगा ए और बी से अगर टकराएगा तो ये अगर रेस्ट में, ये क्या है, रेस्ट में है, ये भी क्या रेस्ट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहिलका वाला रेस्ट में आ जाएगा, मतलब एक इसमें आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, और दूसरका जो है वो मूव करने लगेगा कितना की स्पीड से, यू से। अब ये दोनों टकराएगा तो दूसरका जो वाला है यानी बी, ये आ जाएगा आपका किसमें, रेस्ट में आ जाएगा, और तीसरका वाला क्या करेगा, मूव, यानी कितना से, तो यू से। तो मतलब ये दोनों टकराएगा तो ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा, तो m1 जो है, ए जो है यू से जा रहा था तो अब बी जाने लगेगा यू से, और फिर बी और सी से टकराएगा तो सी जाने लगेगा कितना से, यू से, जो सी जो होगा वो सी जाने लगेगा कितना से, यू से, और सी जाएगा यू से, और बी भी रेस्ट में। इसमें कह रहा है कि दो इक्वल मास है, दोनों का मास क्या है, सेम। अभी जस्ट हम लोग किए थे कि अगर मास सेम होगा, दोनों के मास क्या है, सेम, और एक वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड जा रहा है और दूसरा जा रहा है -5 मीटर पर सेकंड, मतलब इसके उल्टा जा रहा है, इधर ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताइए आफ्टर कोलिजन के बाद, अगर कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन है तब क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि पहिलका का वेलोसिटी जो होगा दूसरका का वेलोसिटी के बराबर, और दूसरका के जो होगा वो पहिला के बराबर, यानी जो पहिला का हो जाएगा दूसरका कितना है, -5 मीटर पर सेकंड, और v2 जो लिखिएगा तो पहिल का बराबर 3 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन जो देख रहे हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि मूविंग ब्लॉक हैविंग मास सेम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज आप लोग देखते रहिए। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है बॉडी का मास सेम है, कोलाइड कर रहा है दूसरे अनदर बॉडी के जो स्टेशनरी है, मतलब एक बॉडी का मास सेम है और दूसरे ब्लॉक जो स्टेशनरी है, मतलब ये रेस्ट में है, और ये क्या कर रहा है, जा रहा है, और इसका मास 4m है, इसका मास क्या है, m है। अब क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, और लाइटर वाला जो हल्का वाला है वो रेस्ट में आ जा रहा है, और दूसरा का जो हेवी वाला है वो लाइटर ये तो आ जा रहा है, तो इसको हमको नहीं पता है। तो और कोलिजन कैसा, इलास्टिक, तो ई का वैल्यू बताना है कि ई का वैल्यू क्या होगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग क्या कर देंगे, करेक्ट, ब्लॉक है, इसका मास इतना है, कोलाइड विद स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m, ब्लॉक कम्स टू रेस्ट। तो इसमें जब निकालिएगा आप तो क्या लिखिएगा, इनिशियल मोमेंटम इसका लिखिएगा m इंटू u1, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0। अब क्या कीजिएगा, अब इसका लिखिएगा तो इसका मास इंटू वेलोसिटी, इसका भी 0, m इंटू v2। तब m की जगह पे यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 4m लेंगे, क्या लेंगे 4m, m से m क्या हो गया, कैंसिल, यानी v2 क्या हो जाएगा, ये आपका u1/4, ये आ गया आपका v2। हम लोग e का फॉर्मूला जानते हैं, v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ देख रहा है u2 v2 की जगह पे क्या रख देंगे, u1/4, अब v1 कितना है 0, और u2 की जगह पे क्या रख देंगे, u2 की जगह पे रख देंगे यहाँ पे हम 0, u2 की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ 0 रख देंगे, यानी क्या बच गया नीचे u1, यानी u1 से u1 कैंसिल, यानी 1/4 मतलब 0.25, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। का क्वेश्चन है, मैंने क्रॉप करके डाला है, देखिए यहाँ पे 2 आइडेंटिकल बॉल है, 2 आइडेंटिकल बॉल, एकदम इजी वे में इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 आइडेंटिकल बॉल दिया हुआ है, आप एक बॉल 1 है और एक बॉल 2 है, इस तरह से। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए, क्या बताइए कि वेलोसिटी बताना है, कोलिजन कैसा है, इलास्टिकल कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और 1 डायमेंशन मतलब हेड 1 कोलिजन, तो बताना है वेलोसिटी बी का पहले और ए का बताना है, मतलब आफ्टर कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगा। मतलब 2 बॉल क्या है, एक बॉल ए हो गया, ये जा रहा है आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड से, और एक दूसरा बॉल है जो जा रहा है 0.3 मीटर माइनस इतना मीटर पर सेकेंड, मतलब इसके अपोजिट है, मतलब एक इधर से जा रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो एक आ रहा होगा इधर से 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो अब बोल रहा है कि टकराने के बाद का वेलोसिटी क्या होगा, टकराने के बाद का वेलोसिटी क्या होगा। तो आप देखिए टकराने के बाद का वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों आइडेंटिकल हो, अभी हम हाल फिलहाल वीडियो बताए थे आइडेंटिकल जो है
तो दोनों आइडेंटिकल है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा वो दूसरका के u2 के बराबर हो जाएगा, दूसरका क्या होगा, पहिलका के u1 के बराबर हो जाएगा। यानी v1 हो जाएगा, मतलब va का वेलोसिटी देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा कितना, -0.3 मीटर पर सेकेंड, और जो vb का हो जाएगा वो 0.5 मीटर पर सेकेंड। यानी आपका इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, नीट 2019 में पूछे गए थे, नीट 2019 में पूछे हैं, कह रहा है कि बताइए कि ये बॉडी है जिसका मास 4m है और जो स्पीड कितना u से जा रहा है, दूसरा बॉडी है जिसका मास 2m है, एक इसमें रेस्ट में है। कोलिजन इज हेड ऑन, कोलिजन कैसा है, हेड ऑन है, नेचर का है। आफ्टर कोलिजन फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय, कितना एनर्जी, जो कितना फ्रैक्शन में जो एनर्जी लॉस करेगा किसके द्वारा, कोलाइडिंग बॉडी के द्वारा। कोलाइडिंग बॉडी के द्वारा कितना एनर्जी का होगा, लॉस होगा। ये हमको क्या करना है, बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एक बॉडी ए हो गया जिसका मास कितना है 4m है, ये जा रहा है u से, और ये दूसरा बॉडी है जिसका मास 2m है और ये क्या है, रेस्ट में है, मतलब इसका वेलोसिटी u2 कितना है, 0। अब टकराने के बाद कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो देखो ए हो गया, इसका कितना हो गया 4m, इसका स्पीड मान लेते v1 हो गया, और इसका क्या है 2m, इसका स्पीड क्या हो गया v2। इस तरह से हम लोग क्या किए, मान लिए। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इलास्टिक कोलिजन है तो E इक्वल टू पहले लिखेंगे, E इक्वल टू क्या लिखते हैं, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, मतलब u1 माइनस u2। u1 का वैल्यू क्या हो गया, ये u1 माइनस u2। इलास्टिक है तो E इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u। यहाँ से आ गया मेरा v2 माइनस v1 इक्वल टू u। एक इक्वेशन यहाँ से मेरा आ गया। अब हमको क्या करना है, एक इक्वेशन एक आ गया, अब लगा देंगे हम लोग इलास्टिक कोलिजन है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करें, कैनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर देंगे। इनिशियल जो कैनेटिक एनर्जी जो होगा सिस्टम का वह क्या हो जाएगा, फाइनल के बराबर हो जाएगा, यानी कैनेटिक एनर्जी जो फाइनल है उसके बराबर हो जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा, इनिशियल लिखिएगा तो पहले का कितना हो जाएगा हाफ, मास के जगह पे रख दीजिएगा 4m और वेलोसिटी की जगह पे u के स्क्वायर। दूसरा क्या था 0 है कैनेटिक एनर्जी तो क्योंकि रेस्ट में, और फाइनल जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा हाफ 4m v1 के स्क्वायर। इतना करने से अच्छा है कि ये छोड़ दीजिए, कैनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाइए। क्यों, क्योंकि इससे भी आसानी से बना सकते हैं आप, क्योंकि कोई भी कोलिजन हो तो उसमें क्या रहते हैं कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्या रहता है, तो एक बार क्या कीजिए, इससे भी आसान तरीके में बन जाएगा। इसमें क्या करना है, एक बार हमको मोमेंटम को कंजर्व कर लेना, मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, पहलका का मास 4m है और वेलोसिटी u है तो क्या लिखिएगा 4m इंटू यू। दूसरका का क्या है u2 इंटू m 2m इंटू 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये जब फाइनल किया था 4m v1 अब प्लस 2m v2। जब आप जैसे ही लिखिएगा तो आप क्या लिख सकते हैं 4u इक्वल टू यहाँ पे 4v1 अब प्लस 2v2, ये आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए आप, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2u इक्वल टू 2v1 अब प्लस v2। अब क्या कीजिए, इसको यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे लिख दीजिए इक्वेशन 1 जो ये वाला इक्वेशन को यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा v2 और v2 यहाँ पे क्या है आपका v2 अब माइनस ऑफ v1 माइनस ऑफ v1 इक्वल टू u। यहाँ से आप घटा दीजिए, प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो गया यहाँ से u आ गया। और जैसे ही घटाइएगा तो v2 से v2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आपका देख रहे हैं क्या आ जाएगा आपका 3v1 आ जाएगा, यानी 3v1 यानी v1 इक्वल टू कितना आ गया u/3। तो देखिए पहला स्पीड इसका u था, अब कितना हो गया u/3 हो गया। हमसे क्या पूछ रहा था कि लॉस ऑफ पूछ रहा है कि लॉस ऑफ कितना होगा, कि इसमें कैनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा। तो लॉस किस में होगा, तो एनर्जी में होगा, तो यानी लॉस इन हम लोग कैनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं। तो चलिए आगे हम इसको, बॉडी का भी कितना, पहले कितना स्पीड था u था, अब मास कितना था 4m था। तो उस समय इसका ए का कैनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ m 4m u स्क्वायर। अब क्या हो गया, उसी का 4m का अब कैनेटिक एनर्जी कितना हो गया, इसका v1 आ गया u/3 आ गया। तो अब कैनेटिक एनर्जी जो लिखिएगा तो वो कितना लीजिएगा, हाफ m 4m अब बाई u/3 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा हाफ 4m 4 यहाँ पे हाफ क्या लिखिएगा 4m अब बाई u स्क्वायर बाई 9। इस तरह से आप लिखिएगा। अब क्या कीजिएगा, इसको लॉस इन पूछ रहा है, लॉस इन एनर्जी यानी कैनेटिक एनर्जी में चेंज है डिवाइडेड बाय इनिशियल, किसका ए का पूछ रहा है। तो देखिए बदलाव कितना आया, तो पहले था कितना और बाद में कितना हो गया। तो पहले कितना था हाफ 4m u स्क्वायर पहले था, बाद में कितना हो गया हाफ 4m
यू स्क्वायर बाई 9, इसको हम लिख दिए, और डिवाइडेड बाई इनिशियल कितना था, हाफ 4m यू स्क्वायर ये था। तो यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सब 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, u भी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ऊपर में क्या बच गया आपका 1 माइनस 1/9, यानी क्या हो जाएगा आपका 8/9। इस तरह से आपका इसका रिजल्ट। चलिए देखिए 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक है एम ए बी सी, ए और बी का जो मास है दोनों का मास क्या है, सेम है, यानी ए का भी मास देख रहे थे उतना ही है एम, और बी का भी मास देख रहे थे उतना ही है एम, और सी का जो मास है वो बड़का एम है, बड़का एम है। इनिशियली कहा जा रहा है कि जो ब्लॉक ए और बी है, मतलब ए कर रहा है इनिशियली, ए जो है वो मूव कर रहा है v स्पीड से, यानी इनिशियली जो ब्लॉक ए कितना से घूम रहा है, v से। अभी जैसे ही कोलिजन हो रहा है वो इनइलास्टिकली हो रहा है, हम लोग जानते हैं इनइलास्टिक में इससे टकराएगा, ए अगर बी से टकराएगा तो चिपक जाएगा, फिर बी सी से चिपक जाएगा, यानी तीनों साथ जाने लगे। तो अगर और कह रहा है कि जो इसमें जो सी में जो हुआ, सी का कोलिजन सी से हुआ, एल्सो परफेक्ट इनइलास्टिक, कह रहा है कि 5/6 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस इन द प्रोसेस, मतलब इसमें कह रहा है कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी था उसका 5/6 लॉस हो गया। तो सबसे पहले तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम पता करेंगे कि एक्चुअल में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था क्या। तो इनिशियल जब काइनेटिक एनर्जी आप देखिएगा तो पहला का सिर्फ था किसका, एम ए का, तो कितना हो जाएगा हाफ एम, यहाँ पे इनिशियल को मान लेते हैं वी एस, तो वी ए स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब फाइनल निकालेंगे, तो फाइनल कैसे निकालिएगा, तो आप क्या कीजिए, मोमेंटम कंजर्व करके पहले वेलोसिटी निकालिए। तो इनिशियल मोमेंटम किसका हो गया, इनिशियल हो गया आपका पहले का मूव कर रहा था m इंटू वी से, अब जब टकराएगा तीनों एक साथ चिपक जाएगा, तो यानी m प्लस m, यानी तीनों एक साथ ऐसे चिपक जाएगा एक साथ, तब मूव करने लगे। हम लोग जानते हैं इलास्टिक में चिपक क्या साथ जाता है, तो 2m प्लस बड़का m इंटू वी हो जाए, v डैश हो जाएगा इस तरह से। तो v डैश जो हम निकाल लेंगे, v डैश क्या हो जाएगा, mv बाई 2m अब प्लस बड़का m, ये मेरा आ गया फाइनल। अब कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी, ऑलरेडी कह दिया है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो हो गया 1 बाई, मतलब 5/6, क्या बोला यहाँ पे कि एक चीज और इसमें कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो 5/6 लॉस कर गया, यानी 5/6 लॉस कर गया। हम आपको बोले अगर कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी अभी 1 है और उसमें से 5/6 लॉस कर गया, तो क्या बच गया आपका 1/6 बच गया, मतलब इनिशियल के कितना बच गया, 1/6 बच गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं कि इनिशियल कितना बच गया, 1/6, क्योंकि आपका लॉस कर गया इतना तो खत्म हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच कितना गया, 1/6, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे लिख देंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखिएगा तो क्या लिखिएगा आप, यहाँ पे जो आप लिखिएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखिएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखिएगा आप हाफ, जब अब जैसे ही फाइनल लिखिएगा तो क्या लिखिएगा हाफ, अब मास किसका लीजिएगा, टोटल का, यानी 2m अब प्लस बड़का m इनटू वहां पे आप क्या लिखिएगा, v, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया था v1, तो v1 के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इक्वल टू 1/6 इंटू इनिशियल, तो इनिशियल कितना है, इसको रख दीजिए हाफ m v स्क्वायर, इस तरह से। तो आप जैसे ही लिखिएगा तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, फाइनल की जगह पे लिख दीजिए हाफ 2m अब प्लस बड़का m, और फाइनल वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख दिया, इसका स्क्वायर है, देखिए इसका क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर अब बाई 2m प्लस बड़का m का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/6 इंटू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से एक m से एक m कैंसिल, और यहाँ पे जो देख रहे हैं हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ से एगो mv से एगो mv कैंसिल। अब चलिए हम इधर करें सॉल्व करते हैं इसको कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो आप जैसे ही देख रहे हैं तो इसमें टर्म क्या बच गया, तो ऊपर में बच गया आपका क्या, यहाँ पे जो देख रहे हैं तो यहाँ पे बच गया, ऊपर में बच गया एक मास, यानी ऊपर में बच गया m, और ऊपर में m बच गया, नीचे क्या बच गया, तो 2m प्लस बड़का m, ठीक है, और उधर जो बच गया वो कितना बच गया, 1/6 बच गया, 1/6। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 6m
इक्वल टू 2m प्लस बड़का m। हमको निकालना क्या है, बड़का m बाई छोटका m। इसको उठा के इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 4m इक्वल टू बड़का m। तो यानी जब इसे ही आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा तो इसको छोटका m को उधर ले जाइए तो क्या बच गया, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर क्या जाएगा डिवाइड m, बड़का m अब बाई छोटका m कितना आ गया 4 के बराबर, बड़का m बाई छोटका m कितना आ गया 4 के बराबर। यानी ऑप्शन सी जो होगा वह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 2019 का क्वेश्चन देख लिए। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो नीट में है वो जेई का क्वेश्चन ना पूछे और जेई में नीट का क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हर चीज को देखते चलना है। हम एकदम परफेक्ट एनालिसिस के साथ आपके सामने जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को अंत तक बने रहें और आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करें ताकि हम इस तरह का वीडियो अपलोड करते रहें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अभी जरूर कमेंट कर ले आप लोग। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा, थोड़ा सा जूम करने के बाद ब्लर हो गया है, देख लीजिए। कह रहा है कि मास है 2 kg। 2 kg 2019 में भी पूछे हैं, अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था। तो मास है 2 kg, इलास्टिकली कोलिजन हो रहा है सेकेंड बॉडी से जो रेस्ट में है और कंटिन्यूअस टू मूव ओरिजिनल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस 1/4 ओरिजिनल स्पीड से। मतलब एक बॉडी m1 है और एक बॉडी मान लीजिए m2। तो एक बॉडी जो 2 kg का है वो जा रहा है, मान लीजिए u से जा रहा है, मतलब इनिशियली क्या है और e से u से जा रहा है और सेकेंड बॉडी से टकरा रहा है जिसका मास हमको नहीं पता है। वो इनिशियली क्या है, रेस्ट में। ये तो u1 से जा रहा था, इनिशियली क्या है, रेस्ट में। इस तरह से अब जैसे ही टकराने के बाद जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो जाने लगा 1/4 इनिशियल के स्पीड से। मतलब इनिशियल u था तो उसका क्या होगा 1/4। तो बोल रहा है कि बताइए और कि आपका सेकेंड बॉडी का मास क्या होगा। तो इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, अगर v1 लिखना हो तो v1 के क्या लिखते हैं, m1 माइनस e टाइम्स ऑफ m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m। यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग 2, सीधे लिखिए m2 1 प्लस e स्क्वायर इंटू u2, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब ई टाइम्स जो भी लिखिए, चाहिए इतना नहीं लिखे आप, छोड़िए सब, उतना लगाना भी नहीं दिमाग। देखिए इतना आपको याद भी नहीं होने वाला, तो इसको लगाना भी दिमाग नहीं है। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप 2 इक्वेशन दोनों करके सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन कौन लगाइएगा, तो देखिए एक बार आपको मोमेंटम कंजर्व कर देना है। तो जैसे ही मोमेंटम कंजर्व किया जाए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 इंटू यू अब प्लस इसका लिखिएगा तो क्या होगा 0, मतलब फर्स्ट का मोमेंटम हो गया। सेकेंड का आप लिखिएगा तो 2 इंटू यू बाई 4 अब प्लस m इंटू इसका भी कुछ स्पीड होगा, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग v2, चाहे v लिख दिए v2, इस तरह से। तो आप जैसे यहाँ से लिखिएगा तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के यहाँ आ जाएगा। यानी इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, इधर ले आइएगा आपका 2u माइनस u बाई 2 इक्वल टू m v2, इस तरह से। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3u बाई 2 इक्वल टू m v2। तो यानी यहाँ से आप देख रहे हैं तो आपका आ गया v2 का वैल्यू इस तरह से, क्या आ गया 3u अब बाई 2m, इस तरह से आ गया। अब कह रहा है कि कोलिजन जो था मेरा, वो कोलिजन क्या था, इसके बारे में, कोलिजन इलास्टिक है। कैसा है, इलास्टिक। तो हम लोग जानते हैं इलास्टिक के लिए ई का वैल्यू 1 होता है और ई का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। तो ई के जगह पे हम 1 रख दिए, v2 के जगह पे क्या लिखिएगा, v2 कितना हो गया, v2 के जगह पे आप क्या लिखिएगा, हम लिख दिए v2 के जगह पे v2 लिख दिए और v2 के जगह पे डायरेक्ट इसको रख दीजिए। किसको रख दीजिए, इसको डायरेक्ट आप रख सकते हैं v2 के जगह पे, 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। यानी ई के जगह पे हम क्या कर दिए, इलास्टिक है तो ई के जगह पे 1 रख दिए। अब v2 के जगह पे रख दिए 3u बाई 2m रख दिए बड़का m, माइनस u1 के जगह पे क्या रख दिया, u1 जो देख रहे हैं पहले का जो देख रहे हैं वो कितना, v1 कितना होगा u बाई 4 है और डिवाइडेड बाई, अब इसके जगह पे आप लिखिएगा, किसके जगह पे कर रहे हैं, u1 के जगह पे, तो u1 कितना है, u है, अब माइनस u2 कितना है, 0 है। तो यहाँ से जैसे ही आप लिखिएगा तो देख रहे हैं कि 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस दोनों में u है तो यहाँ से u कॉमन हो जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 3/2m अब माइनस ऑफ 1/4, इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और सॉल्व करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, सॉल्व। तो देखिए इसको जैसे ही आगे बढ़ाइएगा तो 1 इधर ले तो क्या हो जाएगा +1, इधर ले तो क्या होगा प्लस में इक्वल टू 3/2m।
तो यहाँ से वही बड़का एम लिखिए चाहे एम लिखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/4 इक्वल टू 3/2m। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो एम जो लिखिएगा आप, एम कितना आ जाएगा आपका, एम जैसे आप लिखिएगा तो कितना आ गया आपका 6, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 5, यानी जैसे ही आप डिवाइड कीजिएगा तो 1.2 आ रहा है kg, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपको हम ज्यादा करके कहेंगे कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, एक ई का याद रखना है कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला, और एक मोमेंटम कंजर्व कर देना है। एक मोमेंटम तो किसी भी हालत में कोई भी कोलिजन में कंजर्व रहेगा। चलिए हम इसी तरह से क्वेश्चन और भी अपलोड करेंगे। आप लोग एक तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।